हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री और हिस्ट्री के लास्ट 5 ईयर के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आप अपने पेपर को मिला लेना, यानी जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो उस पेपर को इस वीडियो से मैच कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एम मैप और मिलान वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड में, और सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारे प्रश्नों की आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे 2025 के पेपर की, ठीक है। तो ये आपका 2025 का पेपर है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यस, तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो आपने कालीबंगा पढ़ा होगा, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, राजस्थान में है। तो यहाँ से मिले हैं सबूत। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, याद रखना ईसा पूर्व, ठीक है, यानी BC में हुआ था। और आगे है रिहला, रिहला के लेखक कौन है? ठीक है, तो रिहला किसने लिखी है? तो इब्न बतूता, ठीक है, याद रखना इब्न बतूता के द्वारा रिहला को लिखा गया था। ये एक ऐसा यात्री था जो अ, जो मतलब यात्राओं पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था, ठीक है, यानी घूम घूम कर अलग अलग जगहों पे देखना, उसको समझना, फिर उसके बारे में लिखना। ये किताबों से मिले हुए ज्ञान से ज्यादा खुद से जाकर वहां पे देखने वाली चीजों को ज्यादा पसंद करता था। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे? बिल्कुल सिंपल है, कॉलिन मैकेंजी। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ रखा है, अभी मैं आपको आगे के पेपर कराऊंगा तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्तंभरारी बंदोबस्त, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था लागू? तो बंगाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको नाम भी याद रखना है, किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग के लिए, ठीक है, जो आवाज उठाई गई थी, किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? तो ये RV दुलेकर थे, RV दुलेकर। और ये कुछ ऐसी बातें करते थे जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हो जाता था, ठीक है। ये बिल्कुल हिंदी के पक्ष में थे, कठोर रूप से अपनी बातें रखते थे, और इसको लेकर साउथ के कुछ जो लीडर थे उनसे इनकी काफी बहस हुई थी संविधान सभा में, तो आपको ये याद रखना है। फिर आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे खालिस्तान भर दिए हैं, एक बार आप इसको देख लो। हड़प्पाई नगर में जो सड़कें थी वो कैसे काटती थी एक दूसरे को? समकोण पे। समकोण पे काटने का मतलब है जैसे मान लो एक रोड ये आ रहा है तो दूसरा रोड ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपका समकोण बन जाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक रोड ऐसे आ रहा है, एक रोड ऐसे चला गया, एक रोड ऐसे चला गया, एक रोड ऐसे चला गया, तो ये समकोण नहीं होता, ठीक है। ग्रिड पद्धति का मतलब है इस तरीके से रोड आएंगे आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे। नेक्स्ट है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो देखो आपकी किताब में आपको 18 संप्रदाय के बारे में भी चर्चा मिलेगी, और एक जगह पे 64 संप्रदाय की भी बात की गई है। अब आपका बोर्ड सही आंसर क्या मानेगा ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, ये ज्यादातर इन दोनों में से कोई आंसर आपको करना होगा, ठीक है। बर्नियर जो था उसने सती प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया था, ठीक है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, दोनों भाई थे, संगम वंश, ठीक है, याद रखना। पांचवी रिपोर्ट जो थी सन 1853 में, ठीक है, सॉरी 1813 में, कहाँ पे प्रस्तुत की गई थी, मतलब कहाँ की संसद में प्रस्तुत की गई थी? तो ये ब्रिटेन, याद रखना, ब्रिटिश संसद में, ठीक है। फिर गांधी जी 1916 में उन्होंने किसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया था? तो ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन समारोह था वहां पे उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। अर्थशास्त्र की रचना मेगस्थनीज ने की थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गई है, ठीक है। और मेगस्थनीज ने तो इंडिका लिखी थी, हो सकता है पेपर में आपसे वो पूछ ले। नेक्स्ट है कि बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया, बिल्कुल गलत, उस सुत्त पिटक में रखा गया है, ठीक है। विनय पिटक में क्या था? उसमें जो संघ के जो कुछ नियम होते थे उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा करी, ये ठीक है। विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारी को कुदिरई चेटी कहा जाता था, ये भी ठीक है, सत्य है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी, मेरठ छावनी से, बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। फिर आपके ये भी आते हैं, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, जोड़ी बना देनी है आपको, यानी कि जोड़ी का मतलब वो वाले जोड़ी नहीं है कहीं आप कुछ और ही जोड़ी बना दो, जोड़ी का मतलब यहाँ पे आपको सही मैच करना है इसको, ठीक है। तो तांबा कहाँ पे था? तांबा आपको राजस्थान के खेतड़ी में दिखेगा, तो ये आपको इससे मैच कर देना है। जेम्स प्रिंस है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत ही नाम पढ़ते ही। नेक्स्ट है महावीर स्वामी, आपको पता है जैन धर्म के तीर्थ कर रहे हैं। फिर अंडाल जो थी क्या थी? वैष्णव, ठीक है, क्या थी? विष्णु को मानती थी, यानी वैष्णव थी।
ठीक है, आपने अलवार नैनार पढ़ा होगा, तो जो विष्णु को मानते थे, ठीक है, वो वाला कैटेगरी आ जाएगी। फिर कृष्णदेव राय जो थे, ये क्या था, इन्होंने अमुक्त माल्यद लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मंजिल आबादी जो है, ये आईने अकबरी का एक पार्ट है। नाना साहिब जो कि कानपुर से संबंधित है, तो ये आपको मैच करना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के आंसर आपको एक वाक्य में देने, यानी कि एक सेंटेंस में देना है, ज़्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना। तो जो धम्म महामात है, इस नाम के अधिकारी की नियुक्ति जो थी किसने की थी, अशोक ने करी थी। उलट बासी जो है किसकी रचनाएं हैं, तो कबीर की रचनाएं हैं। ये सारा मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है, मैंने चैप्टर की वीडियो भी बना रखी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उस पर जाके आप सारे चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय में तीन महत्वपूर्ण घटक क्या थे, किसान महत्वपूर्ण घटक थे, पंचायत, गांव के मुखिया, ये सब महत्वपूर्ण घटक थे। फिर संताल विद्रोह जो था 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 1855 से 56 तक। तो आपको कब हुआ था ये लिखना है, तो 1855 लिख देना है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखो छोटा नागपुर जो सिंह बूम वाली जगह है, यहाँ पे एक आदिवासी व्यक्ति था जिसका नाम था गोनू। ठीक है, याद रखना, गोनू, गोलू नहीं, गोनू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल का आपको फुल नाम बताना है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो ये भी तीनों नाम याद रखने हैं। फिर बी एन राव कौन थे, तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार आपके पेपर में मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो अवतल चक्कियां मिली हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हड़प्पा में आपको कुछ स्थलों पे अवतल चक्कियां प्राप्त हुई है, ठीक है, हम इतिहास में हम पढ़ते हैं। और इनका उपयोग क्या काम में आता था, गेहूं और जौ जो होता था, ये जो अनाज होता है, इसको पीसने के लिए इसका काम किया जाता था। ये घरों से मिला है हमको, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो खेती करते थे और घर में भोजन वगैरह तैयार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि जो है रहस्यमयी लिपि, इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये पूछा हुआ है, और फिर दूसरा पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। तो आगे हम लिपि को पढ़ेंगे, इससे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, हम मनकों के निर्माण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके जो होते थे वो अलग अलग प्रकार की सामग्री से बनाते थे। मनके क्या होते हैं, आपने माला देखी होगी, माला में जो मोती होते हैं, जिसको हम मोती कह देते हैं, वो मनके होते हैं। ठीक है, यानी ये मनके होते हैं। अब मनके जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं भाई, वो अलग अलग धातु के हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से बनाए होते हैं, अलग अलग पत्थरों से बनाए हो सकते हैं। तो देखिए, ये इसमें क्या है, बहुमूल्य पत्थरों से बनाए जाते हैं, जैसे कार्नेलियन हो गया, जेस्पर हो गया, ये कुछ महंगे होते थे। ठीक है, महंगे पत्थर तो होते थे। फायांस जो एक चमकीली पदार्थ है, इसके भी कुछ मन के मिले हैं। शंख शेल जिसे कहा जाता है, तांबा हो गया, सोना हो गया, हाथी दांत हो गया, इसके भी मन के वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, और ये विशेष कारीगरों के द्वारा बनाए जाते थे। और हड़प्पा के जो लोग थे वो आभूषण और में इसका आभूषण के रूप में इसको यूज करते थे, और इसका व्यापार वगैरह भी हुआ करता था, बेचा भी करते थे। फिर अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में आपको बताना है कि इसको रहस्यमयी लिपि हम क्यों मानते हैं, क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। इसमें वर्णमाला नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो आ से अनार, ठीक है, बड़ा छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, या का से कबूतर, खा से खरगोश, ये पढ़ते हो, ये वर्णमाला होती है। इनमें वर्णमाला नहीं थी, इनमें चिन्ह होते थे। ठीक है, चिन्ह, यानी कि आप स्वर व्यंजन आपको नहीं दिखाएगा, वो चिन्ह ही होते थे, उन चिन्हों से ही इनको स्वर व्यंजन का पता करना होता था। तो कुछ इस टाइप की इनकी लिपि आप मान लीजिए। और इसमें चिन्हों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 375 से लेके 400 के करीब चिन्ह थे। अब इतने सारे चिन्हों को याद रखना भी बहुत मुश्किल होता होगा, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, इसको रहस्यमयी माना जाता है। ठीक है, ये दाई से बाई और लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था। जो सील होती है, जो मुहर होती है, मुहर आप देखते हो ना, लगा देते हैं, तो उसका यूज क्यों किया जाता था। तो लंबी दूरी के जो संपर्क होते थे उसको सुविधाजनक बनाने के लिए यूज किया जाता था। जैसे मुहर जो है, इसका जो मेन उपयोग होता है वो लंबी दूरी का जो व्यापार होता है उसको सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। जब सामान से भरा कोई थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसके मुंह को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा देते थे, उस पर वो मुहर लगा देते थे। ठीक है, तो वो छप जाता था और उसको दबा दिया जाता था उसमें। अगर मान लो कोई उसके साथ छेड़खानी करता है, यानी उस चीज को खोलने की कोशिश करता है, थैले को खोलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, तो वो मुहर टूट जाएगी, यानी उस पर पता लग जाएगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ किया गया है। तो ये था। फिर सामान की सुरक्षा, यानी ये सुरक्षा की प्रामाणिकता थी, क्योंकि जब तक वो थैला अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा तब तक मुद्रांकन को सुरक्षित रहना होता था। अगर नहीं है सुरक्षित, इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई होगी। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता था। फिर किसने भेजा है उसकी पहचान हो जाती थी, यानी जो प्रेषक है, जो भेजने वाला है, उसकी पहचान भी हो जाती थी।
अगला क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह किसे कहा जाता है। तो बहिर्विवाह का मतलब होता है कि अपने गोत्र से बाहर हमको विवाह करना है, ठीक है, यानी हमको अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता है किसी दूसरे गोत्र में। फिर गोत्र के नियम यानी ब्राह्मणीय पद्धति जो है, इसके अनुसार एक ही गोत्र के सदस्य जो थे आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनके एक ही ऋषि का वंशज माना जाता था। तो इसलिए एक गोत्र में शादी मतलब सही नहीं माना जाता है, ठीक है, उसको गलत माना जाता है। और स्त्री को अपने पिता के गोत्र को, ठीक है, बाहर विवाह करना अनिवार्य है, यानी कि जो पिता का गोत्र है उससे बाहर विवाह करना है। कहने का मतलब वही है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी है, ठीक है। फिर इसका धार्मिक महत्व भी है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कन्यादान जो होता था ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अगला प्रश्न है कि गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम बताने हैं आपको। तो गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियम में था, पहला तो ये था कि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा जो गोत्र है उसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मान लो जो स्त्री होती है, सॉरी हमारी मैं बोल रहा हूँ, स्त्री की बात करता हूँ यहाँ पे, जो महिला होती है, फीमेल होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो पिता के गोत्र को वो छोड़ देगी और पति के गोत्र को अपना लेगी, ठीक है, तो ये होता था। और नेक्स्ट है कि समान गोत्र में शादी नहीं होती, ठीक है, समान गोत्र में अगर शादी करेंगे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था, निषेध होता था, ये मतलब अलाउ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इब्न बतूता ने भारत की जो संचार व्यवस्था है इसके बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाक व्यवस्था। देखिए भारत में ये आया, इसने भारत में डाक व्यवस्था को देखा और ये बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, ठीक है, इसने डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो इसने वर्णन कैसे करा है ये समझते हैं। तो इब्न बतूता बताता है कि भारत में दो तरीके की डाक व्यवस्था थी। पहली थी उलूक, जिसको अश्व डाक व्यवस्था कहा जाता था। दूसरी थी दावा, जिसको पैदल डाक व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे जो अश्व डाक व्यवस्था है इसमें हर 4 मील के बाद, यानी हर 4 मील के बाद एक चौकी टाइप की मान लो, ठीक है, होती थी, जहाँ पे राजकीय घोड़े जो होते थे वो तैनात रहते थे। और दूसरी जो व्यवस्था थी जिसको दावा कहा जाता था, इसमें हर मील का जो तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है, हर मील का जो तीसरा हिस्सा होता है यहाँ पे इन्होंने स्टेशन बना रखे थे। व्यक्ति जो है वो दौड़ता हुआ आएगा यहाँ तक संदेश लेकर, कोई चिट्ठी वगैरह, फिर दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ेगा, फिर वो आगे दौड़ेगा, फिर आगे दौड़ेगा, इस तरीके से। और ये जो डाक व्यवस्था है, जो पैदल डाक व्यवस्था है, ठीक है, स्पेशली मैं पैदल डाक व्यवस्था की बात करता हूँ, ये बहुत फास्ट थी। यानी इब्न बतूता बताता है कि पैदल डाक व्यवस्था जो थी वो बहुत, मतलब बहुत फास्ट थी, उसकी गति बहुत ज़्यादा थी, जिसको देखकर वो हैरान हुआ। वो बताता है कि ये व्यवस्था जो है घोड़े वाली डाक व्यवस्था से ज़्यादा तेज थी, क्योंकि हर मील पर 3 चौकियाँ होती थी, जहाँ पे धावक जो होता था वो छड़ में घंटी लगाए तैयार रहता था और वो दौड़ता था, ठीक है। तो ये सिस्टम था और इसके द्वारा जो सूचनाएं होती थी वो बहुत आसानी से, तेजी से क्या एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई जा सकती थी। नेक्स्ट है कि बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है। क्योंकि बर्नियर को ऐसा लगता था कि जो मुगल शहर है वो पूरे पूरे दरबार पे यानी शासक पे निर्भर है, ठीक है, इसलिए उसने उसको शिविर नगर बोल दिया। तो देखिए उसने कहा है कि राजकीय दरबार पर निर्भरता, यानी बर्नियर का मानना था कि इन शहरों का अस्तित्व जो है पूरी तरीके से राजकीय शिविर यानी राजा पे निर्भर है। अगर राजा कल को हटा दिया जाता है या राजा सत्ता से बाहर हो जाता है तो ये नगर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि ये शहर जो है वो तभी फलते फूलते हैं जब यहाँ पे मुगल बादशाह, उसकी सेना और दरबार निवास करते हैं, ऐसा उसको लगता था। नेक्स्ट है कि स्थायी आधार का अभाव। उसका ये कहना था कि इन शहरों की अपनी कोई सामाजिक या आर्थिक जड़ें नहीं है। जैसे ही राज के दरबार एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होता है तो इन शहरों का महत्व ऑटोमेटिक कम हो जाता है और ये उजड़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ के बारे में आपको बताना है। तो स्थापना की बात करें, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की, यानी खालसा का मतलब शुद्ध होता है, ठीक है, यानी खालसा पंथ यानी शुद्धों की सेना, इसकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है, इसकी नींव रख दी थी। इन्होंने सिख समुदाय को एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में एक जगह पे संगठित किया था। फिर इसमें 5 प्रतीक यानी 5 ककार होते हैं, जो कि जैसे केश हो गया, कंगा हो गया, कक्षा हो गया, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया, ठीक है, जो किसी ना किसी चीज का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में बताना है। तो निर्गुण भक्ति जो होती है इसमें हम ईश्वर को अमूर्त रूप में, यानी उसकी कोई मूर्त नहीं होती, कोई उसकी कोई इमेज नहीं होती, उस रूप में पूजते हैं, यानी कि हम एक निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, ठीक है, उसका कोई लिंग नहीं है, इस तरीके से हम उसको मानते हैं और ईश्वर को पूजते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा का विरोध, यानी निर्गुण संतों ने बाहरी आडंबर मूर्ति पूजा और कर्म कांड का खूब विरोध किया। इनके अनुसार ईश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि अपने अंतर मन में खोजना चाहिए ईश्वर को, ठीक है। फिर है प्रमुख संत और शिक्षाएं। इस परंपरा में सबसे प्रमुख संत जो थे कबीरदास और गुरु नानक देव जी थे।
इन्होंने जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करा, ठीक है, सबको मतलब समानता का उपदेश देते थे ये। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पोलज जो है वो कैसी भूमि होती थी। तो पोलज भूमि ऐसी भूमि होती थी जो अच्छी भूमि होती थी, यानी हर साल उस पर फसल की खेती की जाती थी, इसे कभी भी खाली या परती नहीं छोड़ा जाता था। नियमित इसमें खेती होती थी, यानी रेगुलर खेती होती थी। ये मुगल साम्राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, जिससे राज्य को रेगुलर रूप से क्या मिलता था, टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में खुद कास्त किसान कौन थे। तो खुद कास्त किसान कौन थे वो समझते हैं। तो स्वयं की भूमि के जो मालिक होते थे, खुद की भूमि पे जो खेती करते थे, वो खुद कास्त होते थे। वो उनका स्थायी निवास उनके गांव में ही होता था, क्योंकि उनके गांव में वो रहते हैं, गांव में ही उनकी जमीन होती थी, तो वहां पे वो रहा करते थे, ठीक है, ये सब था। पाही कास्ट जो होते थे उनसे अलग होते थे, क्योंकि वो दूसरे के गाँव में जाते थे, किराए पे खेती करते थे, ठेके पे खेती करते थे, पट्टे पे खेती करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त एक समझौता था। इसके तहत क्या था, जो इसमें मतलब कि एक तरफ रैयत यानी किसान होते थे, एक तरफ अंग्रेज होते थे, ठीक है। इन्होंने एक टैक्स व्यवस्था चालू की थी, जिसमें सीधा किसानों को अंग्रेजों को टैक्स देना होता था। उसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मद्रास वगैरह में और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। यहाँ से जमींदारों को हटा दिया गया था, टैक्स जो होता था सीधा किससे लेना था, किसानों से लेना था। फिर राजस्व का निर्धारण, यानी जमींदारी प्रथा के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे राजस्व जो था, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है जमींदारी प्रथा जो होती थी, जो स्तंभरारी बंदोबस्त, सॉरी स्तंभरारी बंदोबस्त ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो स्तंभरारी बंदोबस्त में टैक्स जो होता था स्थायी होता था, परमानेंट होता था, फिक्स होता था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण जो था वो समय समय पर किया जाता था, यानी हर 30 साल के बाद जमीन को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कितनी वहां से फसलें आ रही है, कितना मतलब कैसे खेती हो रही है, उस हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी जमीन का सर्वेक्षण करके पैदावार के हिसाब से टैक्स की राशि तय की गई थी, और हर 30 साल के बाद उसको रिव्यू करके उसको बदला भी जा सकता था, ये फिक्स नहीं था, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इससे क्या हुआ, इससे किसानों, बताया गया था कि इससे किसानों को लाभ होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। टैक्स की जो दरें थी वो ज़्यादा थी, और किसान उतना पैसा नहीं दे पाते थे, साहूकारों के कर्जे में दब जाते थे। कई बार आप ये लगा लो, किसान ऐसे कर्जे में दबते थे कि कर्जा ही नहीं चुका पाते थे कभी। तो ये हालत हो गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन विद्रोह के कोई दो कारण बताइए। तो अत्यधिक भू राजस्व की मांग, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो अंग्रेज सरकार थे, इन्होंने क्या करा था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण आपको पता है कि वहाँ के जो किसान थे वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे, कर्जे में डूब डूब जा रहे थे, ठीक है। तो ये समस्या थी। फिर दूसरी समस्या थी साहूकारों के द्वारा शोषण। अब साहूकार जो होते थे इनसे खूब ब्याज वसूलते थे, बहुत पैसा वसूलते थे, ठीक है। कई बार तो आप ये लगा लो इनसे दुगना तिगना 4 गुना पैसा ही ले लेते थे ये ब्याज के रूप में। तो इसलिए जो किसान थे इनका गुस्सा फूटा किस पे, साहूकारों पे। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना क्या थी। तो आपको पता है कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान क्या होता है, 1922 में यूपी में एक जिला है चौरी चौरा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक घटना हो जाती है जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी जो होते हैं, ये पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं। अब पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं तो भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। जिस कारण से आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। यहाँ पे कुछ हिंसक टकराव भी था, पुलिस की गोलीबारी से क्रोधित लोग हुए थे, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, उन्होंने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। ये सारी बातें आपको बतानी है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की नमक यात्रा के दो प्रभाव लिखिए। ठीक है, तो दो प्रभाव क्या हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, और नमक का कानून तोड़ते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है कि सरकार को झुकना पड़ता है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि गांधी जी की वैश्विक पहचान बन चुकी थी, इस समय में दुनिया की नज़रों में आ गए थे, बाहर की जो मीडिया थी इनको खूब कवर करती थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी। तो संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उनकी मुख्य जिम्मेदारी जो थी सभा की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाना, चर्चाओं को एक दिशा प्रदान करना था। और फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। अक्सर क्या होते थे, कई बार अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच में बहुत बहस हो जाती थी, खासकर दक्षिणपंथी वामपंथियों के बीच में, ठीक है। तो इसको
कहीं ना कहीं सॉल्व करने का काम भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचिका के संबंध में क्या कहा था? तो ये उसके बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कहा था कि ये अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती मांग है। पंत का मानना था कि पृथक निर्वाचिका से केवल राष्ट्र के लिए ये खतरनाक नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी आत्मघाती मांग है। इससे ये मुख्य धारा से कट जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, शासन में इनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, लोकतंत्र के भी खिलाफ इसको मानते थे। इससे लोग एक दूसरे से बट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अलगाव, मतलब अलगाव का तरीका बता दिया था कि इससे तो हमारे बीच में अलगाववाद पैदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की गई थी? तो समान नागरिक अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई थी, घरेलू संपत्ति संबंधी अधिकार की बात की गई थी कि महिलाओं को हर चीज का बराबर का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचिका के संबंध में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि यह विष है, यानी इन्होंने इसको जहर के बराबर बताया था। और इन्होंने कहा था कि विभाजन के कारण, आपको पता है कितना नुकसान हमें विभाजन में हुआ था। फिर पटेल का मानना था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है, एक ऐसा पॉइजन है जो देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में समा गया है। और इसके अनुसार इस मांग के कारण देश में बड़े लेवल पे विभाजन हो सकता है, बड़े पैमाने पे रक्तपात भी, ठीक है, हुआ है। तो इसलिए इन्होंने इसको सही नहीं माना था। ये हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अपनी अलग पहचान के लिए ये उतारू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी ये खतरनाक होगा। ठीक है, तो पटेल ने चेतावनी दी थी कि पृथक निर्वाचिका की मांग जो है देश में शांति को बाधित करेगी। ठीक है, अशांति फैलाएगी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष के संपत्ति पे अर्जित करने के अधिकार कैसे थे, यानी कैसे अर्जित करते थे? तो पुरुष के लिए धन अर्जन कैसे होता था? क्योंकि पुरुष, मनुस्मृति बताती है कि पुरुष को धन कैसे मिलता था, यानी जो उनके पिता थे उनसे विरासत में मिल जाता था, यानी पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाएगी, फिर उसकी संपत्ति उसके पुत्र को मिल जाएगी, इस तरीके से हो जाता था। या फिर व्यापार के जरिए धन इकट्ठा किया जा सकता था। ठीक है, या फिर मान लो जीता हुआ धन हो गया, संपत्ति या निवेश, इन्वेस्टमेंट से धन हो सकता था, अपने काम से प्राप्त किया गया धन हो सकता था, बहुत तरीके थे। महिलाओं की बात करें तो स्त्रियों के लिए संपत्ति के अधिकार बहुत सीमित होते थे। इनको शादी में जो गिफ्ट मिलते थे, जिसको स्त्री धन कहा जाता था, वो रखने की अनुमति होती थी। इसके अलावा इनको पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, विवाह के समय जो उपहार मिलते थे वही इनके लिए स्त्री धन होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल, गतिशील ग्रंथ का मतलब क्या है कि महाभारत में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। ठीक है, नई नई कहानियां, नई नई उसमें जो चीज़ें हैं वो जुड़ती गई हैं, श्लोक जुड़ते गए, तो इस अलग अलग भाषा में इसका ट्रांसलेशन होता गया है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। यानी कि आप ये बता सकते हो कि महाभारत केवल संस्कृत तक सीमित नहीं रहा, इसको अलग अलग लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। ठीक है, नए नए प्रसंग, नई नई कहानियाँ जुड़ती गई, इसमें सामाजिक आचार व्यवहार, मान्यताएं जो थी वो इसमें जुड़ती गई, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, बहुत सारे उपदेशात्मक अंश इसमें जोड़े गए। ठीक है, फिर इसमें कई जगह पे चित्र हो गए, श्लोक हो गए, ये भी जोड़े गए। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। फिर वैष्णववाद के बारे में बताना है, तो इसमें वैष्णववाद में क्या होता है, भगवान विष्णु मुख्य देवता होते हैं, और इसमें अवतारवाद की बात की गई है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जब पाप और अधर्म बढ़ता है तो अव्यवस्था फैलती है, और भगवान अलग अलग रूप में रक्षा करने के लिए लोगों की अवतार लेते हैं, अलग अलग रूप में। ठीक है, तो यह अवतार परंपरा की बात है। इसमें 10 अवतार की बात है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों पे चर्चा होती है। उनको देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। अगला है कि बुद्ध की शिक्षा बतानी है। तो बुद्ध की शिक्षा क्या है? विश्व की प्रकृति, ये कहते हैं कि विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि दुख और निर्वाण, यानी इन्होंने बोला कि ये जो क्षण क्षण भंगुर जो दुनिया है, यहाँ पे दुख जो होता है मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित है, यानी दुख हमारे जीवन में रहता ही है हमेशा। तो इसलिए हमको ना तो घोर तपस्या वाला मार्ग अपनाना चाहिए, ना लग्जरी लाइफ अपनानी चाहिए। हमको एक सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए, साधारण जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की है, यानी दुख, दुख का कारण जो होता है हमारी इच्छाएं होती हैं, दुख का निवारण संभव है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महानवमी डिब्बा। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो महानवमी डिब्बा एक मंच था, एक ऐसी स्टेज थी
जहाँ पे क्या होता था, एक त्योहार मनाया जाता था जो महानवमी या फिर इसको बंगाल में दुर्गा पूजा कहा जाता है, दशहरे का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है, 9 दिन की नवरात्रि वाला त्यौहार होता था, इसको मनाया जाता था। और उत्सव के दौरान यहाँ पे अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ होते थे, मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा होती थी, भैंस और जानवरों की बलि दी जाती थी, कुश्ती होते थे, नृत्य प्रतियोगिता होती थी, ठीक है। तो ये सब चलता था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया? क्योंकि घेराबंदी की रणनीति, आपको पता है कि युद्ध उस समय में जो होते थे उसका एक उद्देश्य होता था कि शत्रु को घेर लो, लंबे समय तक उसको भूखा प्यासा रखो ताकि वो सरेंडर कर दे। घेराबंदी कभी कभी कई कई महीने और कई कई साल तक चलती थी। यदि कृषि क्षेत्र अगर भीतर होगा और उसकी चारदीवारी होगी तो लंबे समय तक आपूर्ति कटेगी नहीं, खाने पीने के लिए अनाज की कमी नहीं होगी, खेती चलती रहेगी। इसलिए इन्होंने क्या करा था, ठीक है, कृषि क्षेत्र को भी इन्होंने क्या करा था, किले बंद कर दिया था। फिर अनाज को सुरक्षित रखा जा सके इसलिए इन्होंने अन्नागार बना रखे थे, स्टोरेज बना रखी थी। शत्रु सेना से उसे नष्ट होने के बचाने के लिए भी इन्होंने उसको सेफ रखने की जगह बचा रखी थी। नेक्स्ट है जल प्रबंधन और सिंचाई। आप ये बता सकते हो कि विजयनगर के शासक जो थे उन्होंने खेती क्षेत्रों को सींचने के लिए भी प्रबंध कर रखे थे ताकि पानी आता रहे। हिरिया नहर हो गया, तुंगभद्रा नदी हो गया, यहाँ से पानी आता रहता था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए क्या कदम उठाया? मार्शल लॉ लागू कर दिया, सेना का शासन, कि जहां पे जो मिले उसको उठाओ, सीधा जेल में डालो, मार दो, ठीक है, मृत्यु दंड दे दो, सीधा सीधा इन्होंने ये बोल दिया। दो तरफा सैन्य हमला करा, दो तरफ से, और ग्रामीण क्षेत्रों में खूब दमन करा, लोगों को मारना काटना शुरू करा, जमींदारों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। तो ये सारे तरीके अपनाए, ठीक है, बाहर से यानी ब्रिटेन से सेना तक मंगा ली। फिर 1857 के विद्रोह के समय लोग अफवाह पर विश्वास क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि अंग्रेजों की नीति ऐसी थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, भारतीयों के खिलाफ रहती थी, तो भारतीयों को लगता था कि ये इनके कल्चर के साथ बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। तो कई भारतीयों को लगा कि उनके जो सिस्टम में जो चीज़ें थी उसको बदलना चाहते हैं ये, और नया ही तरीका लेकर आए हैं, तो लोगों को विश्वास हो जाता था। फिर कुछ अफवाहें जैसे चर्बी में कारतूस वाली, आटे में हड्डी का चूरा वाली अफवाहें जो थी ये फैल गई, तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं, हाँ अंग्रेज तो ऐसे हैं, कर सकते हैं बिल्कुल विश्वास। फिर लॉर्ड डलहौजी की जो ये हड़प वाली नीति थी, ये क्या करते थे, जबरन मतलब क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेते थे, तो ये भी गलत था। तो लोग इससे भी कहीं ना कहीं समझते थे कि अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं। फिर इनको लगता था कि इनकी शिक्षा के सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, पश्चिमी शिक्षा लाई जा रही है, और बाहर से इनके धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, ठीक है, मिशनरी इनको इनका धर्म बदलना चाहती है, तो लोग इसलिए विश्वास कर लेते थे। मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उसका उत्कर्ष कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, यहाँ पे लोहे की खदानें थी, हाथी उपलब्ध थे, यहाँ पे गंगा और उसकी जो उपनदी थी वहाँ से आवागमन का रास्ता था, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था। शासक यहाँ के महत्वाकांक्षी थे, मजबूत शासक थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे? तो देवी देवताओं के साथ अपना जुड़ाव दिखाते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी मूर्तियां देवी देवताओं की बनवाते थे, और साथ में अपनी मूर्तियां भी लगवा देते थे। देवपुत्र की उपाधि यानी अपने आप को देवता के पुत्र के रूप में दिखाने की कोशिश करते थे। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़ी मूर्तियां बनाते थे, और प्रशस्तियां जो होती थी उस पे अपनी खूब विजय गाथाओं को खूब लिखवाते थे, ठीक है, तो ये होता था। फिर चोल शासक जो थे इन्होंने संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, इसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, और बड़े बड़े मंदिर जैसे तंजावुर का हो गया, गंगे चौलपुरम हो गया, चिदम्बरम हो गया, ये सारे भव्य मंदिर थे। भक्ति गीतों का संकलन करवाया, सारे भक्ति गीत एक साथ संकलित कराए, उनका उनको भजनों में यूज़ किया जाता था, ठीक है। कांस्य की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, और राजकीय संरक्षण दिया। जो चोल जो शासक थे उन्होंने खुद को देवताओं से जोड़ने के लिए संतों के लोकप्रियता का लाभ उठाया, संतों को संरक्षण दिया, ठीक है। तो ये आप तरीके बता सकते हो। फिर कर्नाटक की जो वीरशैव परंपरा है इसके बारे में बताइए। तो ये बासवन्ना नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण व्यक्ति, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये कलचुरी जो राजा थे उसके दरबार में मंत्री होता था। वीरशैव, इनको वीरशैव भी कहा जाता है, यानी शिव के वीर, लिंगायत भी कहा जाता है क्योंकि ये लिंग धारण करते हैं, ठीक है। लिंग धारण और उपासना यानी ये भगवान शिव को मानते हैं और शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। इसकी इस परंपरा में पुरुष अपने बाएं कंधे पे चांदी का एक छोटा सा एक एक लघु लिंग जो है उसको धारण करता है। श्रद्धा पूर्वक इन लिंगों को वो पहनते हैं और इसको पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं। जाति प्रथा को नहीं मानते, ब्राह्मणीय ग्रंथों को और ब्राह्मणों को नहीं मानते। पुनर्जन्म
के सिद्धांत पे भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मृत्यु के बाद दोबारा जीवन होगा, इसको भी ये लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। वयस्क विवाह को सपोर्ट किया, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने सपोर्ट किया। दफनाने की विधि को अपनाते हैं, ये जलाते नहीं है अपने शरीर को मरने के बाद, ठीक है। तो ये बातें बता सकते हो। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, एक जन आंदोलन था, इसके बारे में बताना है। तो ये तीसरा बड़ा आंदोलन था, 1942 में हुआ था, इसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर में जो युवा कार्यकर्ता थे वो इसको चला रहे थे। जेपी नारायण भी इसमें एक्टिव थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे इलाके जो थे, इसको स्वतंत्र जिला घोषित करके सरकारें स्थापित कर दी गई थी। अंग्रेजों ने क्या करा, सख्त रवैया अपनाया, और फिर भी साल भर लग गया इसको दबाने में। इस आंदोलन में लाखों हिंदुस्तानी जुड़े थे, महिलाएं, युवा, बच्चे, सब ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, सब इसमें जुड़ गए। 1944 तक विश्व युद्ध भी समाप्त होने वाला था। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद गांधी जी कांग्रेस और लीग के बीच में समस्याओं को सुलझाने लगे, ठीक है। और ये सारी बातें आपको बताना है, यही आपको यहाँ पे बताना था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी एक प्रकार के किस प्रकार के जन नेता थे, आपको ये बताना है। तो गांधी जी जब भारत वापस आए थे 1915 में, तब भारत बहुत बदल गया था, ठीक है। ज़्यादातर कांग्रेस की शाखाएं मजबूत थी, कांग्रेस में मध्यम वर्ग के लोग थे, और लाल बाल पाल इस समय में प्रमुख नेता हुआ करते थे। फिर गांधी जी को सलाह दी गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आप जाइए पूरे भारत में घूमिए, भारत को समझिए। तो ये भारत में जाते हैं, घूमते हैं, भारत को समझते हैं। फिर 1916 में पहले इनकी सार्वजनिक बैठक होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें जाते हैं BHU में, वहाँ भाषण देते हैं, किसान और मजदूरों पे चिंता व्यक्त करते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद की संपूर्ण भारतीयों को प्रतिनिधित्व की बात करी कि सभी भारतीयों को साथ आना पड़ेगा। फिर चंपारण का आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद के आंदोलन करते हैं, आम लोगों के प्रति सहानुभूति हो जाती है, ठीक है। फिर आप ये लगाओ कि रोलेक्ट एक्ट आता है, उसका विरोध किया गया, और असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तब तक क्या थे, इनकी एक अच्छी छवि बन गई थी और एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में इनका नाम उभरने लगा था। तो ये बातें आपको यहाँ बतानी थी। फिर मैप वाला क्वेश्चन है, देखो धौलावीर आपको यहाँ दिखेगा, उज्जैनी आपको MP में दिखेगा, वाराणसी आपको UP में दिखेगा, अजंता इधर आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। फिर अथवा में, अगर आपको ये मैप नहीं आता तो आपके पास अथवा में एक और मैप होता है। तो इसमें दिल्ली, ये देखो ये छोटा सा जो है ये दिल्ली है, और ये लखनऊ है। यहाँ पे आप गिरनार देखोगे, यहाँ पे सोपारा देखोगे, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अब देखेंगे 2024 का पेपर। 2024 में कैसे क्वेश्चन आए थे, आप एक बार ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसुआ बर्नियर कहाँ का रहने वाला था, तो ये फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है, फ्रांस से आया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ही हमने ऑलरेडी करा हुआ है। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था अशोक था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अशोक को बौद्ध ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण शासक मानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास। अगर क्वेश्चन ये आए कि महाभारत की मूल जो रचना थी, ठीक है, महाभारत की मूल रचना किसने की थी, तो वहाँ पे आपको भाट सारथी या सूत का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये जो साहित्यिक रचना थी ये वेद व्यास के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, और ये कहाँ पे है, नेपाल में है, तो ये आपसे पूछा जाता है। फिर 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर जी थे, ठीक है, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ के नाम से ये जाने जाते थे बचपन में। और 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी मेरठ से, मेरठ की छावनी जो थी यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर ये जाते हैं दिल्ली, ठीक है, फिर दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है, 1 लाख है। और सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश जो महाजनपद थे उन पर राजाओं का शासन होता था, मोस्टली जितने भी महाजनपद होते थे उनमें राजा का शासन होता था। फिर जो भगवत गीता है इसमें किसने उपदेश दिए, तो श्री कृष्ण जी ने इसमें उपदेश दिए, ठीक है। तो ये सारे खालिस्तान मैंने आपको भर के दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वाक्यों को सत्य और असत्य बताना है। तो विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, बिल्कुल सत्य, सही है। असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल गलत है, सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था, असत्य है, बिल्कुल गलत है।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था, ये भी असत्य है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो थे वो नेहरू जी लेकर आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। हरिहर और बुक्का इन दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना 1336 में की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये भी ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो वीरशैव परंपरा कहाँ की है, कर्नाटक की है। और गुरु नानक जी जो थे ये ननकाना, ठीक है, ननकाना साहिब आपने सुना होगा। अमर नायक जो थे ये सैनिक कमांडर होते थे, सैन्य कमांडर। कमल महल जो था ये विजयनगर से रिलेटेड है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद जो है अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से आया था, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही इजी, इससे ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाएगा, आप इनको याद करके जाओ, ये हमेशा पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा किया गया था, ठीक है, ने उसके द्वारा कहा गया था। फिर अगला है कि मुस्लिम लीग की जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, ये कब था, ये 16 अगस्त 1946 को। इस दिन क्या किया गया था, इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी और बंगाल में कोलकाता वगैरह साइड में कई जगह पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुआ था, उनको मारना काटना शुरू कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थल के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। तो हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तालुकदार वैसे देखो क्या होता है कि तालुका होती है, मतलब एक पूरा मंडल होता है, एक क्षेत्र होता है जिसको तालुका कहा जाता है। उस तालुका का जो स्वामी है या फिर जिसका वहाँ पे अधिकार है, आप ऐसा मान लीजिए, वो उसे तालुकदार कहा जाता था, यानी उस क्षेत्र में उसकी बहुत चलती थी। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। संथाल विद्रोह का जो नेता है वो कौन है, तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू ये जो थे इस विद्रोह के नेता थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण जो है वो क्या है, तात्कालिक यानी एग्जैक्ट कारण जिसकी वजह से ये हो गया था, तो जो चर्बी वाले कारतूस जो थे, ठीक है, इसकी जो अफवाह थी इसके कारण कहीं ना कहीं ये विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है कि सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड वेलेजली, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसका गठन जो हुआ था ये अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। इसका काम क्या होता था, पूरा ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार करना, ठीक है, उसका खाका तैयार करना इस समिति का काम होता था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो बस इतना ही, बाकी आप ये पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लो, सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 356 है इसके बारे में आपको बताना है। तो आर्टिकल 356 जो होता है, इससे राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि वो यदि आश्वस्त हो कि किसी राज्य का शासन जो है वहाँ की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चला रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। और फिर सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो ये हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न पे। हमारा जो संविधान है उसमें जो राज्य सूची है इसका क्या मतलब होता है। राज्य सूची का मतलब होता है, राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो राज्य के पास होती है, ठीक है। 3 तरह की सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है। तो राज्य सूची यानी जिसमें राज्य कानून बनाएंगे। अगला है क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता बतानी है। तो ये नियोजित जल निकास प्रणाली थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपनी जल निकास प्रणाली के लिए ही फेमस थी। फिर दूसरा क्या है, शहरी नियोजन, ठीक है। नगर जो थे पूरे प्लानिंग से बनाए गए थे, 2 भागों में विभाजित थे, एक छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, ऊंचे क्षेत्र में होता था, ठीक है। एक दूसरा बड़ा होता था लेकिन निचला भाग होता था, यानी दुर्ग और निचला शहर इनको कहा जाता था। तो ये भी बता सकते थे आप। व्यापार होता था, ये भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण। तो जलवायु परिवर्तन को भी इसका कारण माना जाता है, अत्यधिक वनों की कटाई इसको भी इसका कारण माना जाता है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप आना, नदियों का मार्ग बदल लेना, तो ये भी इसका कारण माना जाता है। ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेने। नेक्स्ट है कि इसने सफलता प्राप्त करी थी, बस नाम ही पूछा हुआ है, आपको नाम ही बताना था, बाकी आप बता सकते हो कि अभिलेखों का अध्ययन, यानी उन्होंने क्या करा, अशोक के जो अभिलेख थे उसके जो सिक्के थे उस पर जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में जो भी लिखा हुआ था उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या है वो इन्होंने निकाल लिया था। और
इसका महत्व क्या है, उनकी इस खोज से भारतीय इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिल गई थी, क्योंकि इससे सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो है किस भाषा में लिखे गए थे, तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है प्राकृत, ठीक है, प्राकृत भाषाओं में लिखे गए थे। अब ये भाषा भी आपको याद रखनी है। देखो, जैसे आज के समय में जो हम भाषा बोलते हैं वो हमारी हिंदी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आधुनिक हिंदी। ठीक है, लेकिन क्या आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी हमारी हिंदी ऐसी ही थी? नहीं, पहले नहीं थी। पहले क्या था, पहले होती थी वैदिक संस्कृत। ठीक है, हमारे जो पुराने ग्रंथ है आपको वैदिक संस्कृत में मिलते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद क्या आता है, लौकिक संस्कृत, यानी जब पाणिनि के द्वारा इसका ग्रामर बनाया गया था। ठीक है, तो उसको फिर लौकिक संस्कृत कहा जाता था, वो थोड़ी इजी आसान कर दी गई थी। फिर उसके बाद आई थी प्राकृत, ये जिस प्राकृत की बात कर रहे हैं ये वही प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत के बाद क्या आई थी, सॉरी पाली प्राकृत अपभ्रंश, सॉरी यहाँ पे आएगा पाली, पाली आई, उसके बाद आया प्राकृत, और इसके बाद आता है अपभ्रंश। ठीक है, याद रखना अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, इसको अवहट भी कहा जाता है कई जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मान लो कि पूरा भाषा चली है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृवंशिकता से क्या तात्पर्य है। तो पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी वंश परंपरा है जिसमें पिता के बाद उसका पुत्र, और पुत्र के बाद पौत्र, ठीक है, जो पोता होता है, फिर उसके बाद प्रपौत्र, इनके साथ ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है कि उत्तराधिकार इस व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद उसके जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उस पर पुत्र का अधिकार होता है, यानी पिता के बाद उसकी संपत्ति उसके बेटे को मिल जाएगी, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिल जाएगी। इस तरीके से जो ये सिस्टम चला आ रहा है इसको हम बोलते हैं पितृवंशिकता। मातृवंशिकता क्या होता है, मातृवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वंश परंपरा का जो नाम है वो, उसका जो उत्तराधिकार है वो माता की ओर से चलता हो। ठीक है, इसमें परिवार की पहचान जो होती है, संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो माता से पुत्री को मिलता है, और फिर माता के वंश के आधार पे चलेगा। जैसे माता है, माता के बाद उसकी पुत्री को मिलेगा, फिर उसकी पुत्री, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको मातृवंशिकता कहा जाता है। सातवाहन राजाओं में अगर आप देखोगे तो ऐसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक स्थान है जिसको पुरी कहा जाता है। ठीक है, पुरी, तो जगन्नाथ पुरी कहा जाता है उसको पूरा। तो ये उड़ीसा में जो पुरी नामक स्थान है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, इनका मंदिर है। ठीक है, धाम है, और यहाँ किसकी पूजा होती है, तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, जो कि जगन्नाथ जो होते हैं ये भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय जो वीर शैव है, इसमें किसकी पूजा होती है, तो इसमें भगवान शिव की पूजा होती है वीर शैव में। ठीक है, और इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो भगवान शिव की आराधना शिवलिंग के रूप में करते हैं, और अपने बाएं कंधे पर यानी लेफ्ट शोल्डर पर चांदी का एक छोटा सा, ठीक है, लघु लिंग जो होता है उसको धारण करते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है बासवन्ना नामक ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि अकबर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है, तो अबुल फजल जो था, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, और ये 3 भागों में यानी 3 जिल्दों में विभाजित है। आईने अकबरी जो था वो इसका तीसरा पार्ट था। ठीक है, यानी अकबरनामा जो है उसका 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इस तरीके से, और तीसरा पार्ट जो है वो आईने अकबरी, और इसके भी अंदर से 5 पार्ट है। तो ये अगर आपने मेरे चैप्टर की वीडियो देखी है, मैंने बना रखी है, वहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें आपको कराई हुई है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था ये क्या होती है, तो जजमानी व्यवस्था मध्यकालीन भारत में जो गांव का समाज होता था, ग्रामीण समाज होता था, यहाँ पे एक प्रचलित व्यवस्था होती थी। यहाँ पे पारस्परिक विनिमय व्यवस्था थी। ठीक है, यानी एक्सचेंज सिस्टम होता था। इसमें ग्रामीण कारीगर हो गए, सेवा प्रदान करने वाले समूह हो गए, जैसे लुहार हो गए, कुम्हार हो गए, नाई हो गए। ठीक है, ये जमींदार परिवारों को अपनी सेवाएं दिया करते थे। इसको बदले में इनको क्या मिलता था, उन्हें नगद भुगतान की बजाय फसल का एक हिस्सा या रहने के लिए जमीन का टुकड़ा मिल जाता था। ठीक है, यानी एक्सचेंज सिस्टम। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी सर्विस, अपनी सेवा उनको दी, तो बदले में उन्होंने उनको अनाज या फिर कुछ अन्य वस्तु दे दी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्तंभरारी जो बंदोबस्त था इसको लागू किया था, और इसके तहत क्या था, फिक्स कर दिया गया था, यानी जो राजस्व था, लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया गया था, और जमींदारों को वो रेवेन्यू इकट्ठा करना था, किससे, किसानों से, और जमा करना था अंग्रेजों को। ठीक है, तो ये होता था सिस्टम। अगर मान लो जमींदार टाइम पे नहीं जमा कर पाएगा तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जमींदारी जो है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई, तो ये 1857 में हुई थी।
स्थापना का कारण जो था, ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्थित जो कपास उद्योगपति थे, इन्होंने दुनिया भर में कपास की जो आपूर्ति थी उसको सुव्यवस्थित, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने और अपनी निर्भरता को एक स्रोत से कम करने के लिए ये संघ बनाया गया था। क्योंकि देखो, जो ब्रिटेन में जो कपास की जो पूर्ति होती थी, वो उसका मैक्सिमम हिस्सा जो था वो अमेरिका से आता था। यानी कि ब्रिटेन जो था वो डिपेंड था किस पे, अमेरिका पे। किस लिए? कपास के लिए। इसलिए इन्होंने ये कपास आपूर्ति संघ बनाया, ताकि केवल अमेरिका पे डिपेंड ना हो, बल्कि अन्य जगह से भी ये कपास को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। इसके बाद है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। ठीक है, 1859 में ये भी बनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे जो थे, ये बैरकपुर बंगाल में तैनात जो 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, इसके एक सिपाही थे, भारतीय इंडियन सिपाही थे। ठीक है, 1857 का इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल में जो इस्तेमाल होने वाले जो कारतूस थे, इसका विरोध किया। इसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैली हुई थी, और इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों पे हमला कर दिया, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के चार प्रमुख नेता जो थे, इनका नाम आपको बताएं। तो 1857 के विद्रोह के चार प्रमुख नेता जो हैं, ठीक है, इसमें आप बहादुर शाह जफर को बता सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई को बता सकते हो, नाना साहेब, कुंवर सिंह। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका उद्देश्य क्या था? ये आया था 1942 में भारत में, और इसका उद्देश्य था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें सहयोग चाहिए था। ठीक है, यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो नेता थे और जो जनता थी वो सहयोग करे इनका। फिर संवैधानिक प्रस्ताव, यानी इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मसौदा, यानी एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, ये प्रस्ताव तैयार किया था, ये भेजा था। इसमें कहा गया था कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जो है, जब ये खत्म हो जाएगा, तो भारत को डोमिनियन स्टेट यानी स्वशासन देने और एक संविधान सभा बनाने का वादा कर दिया कि भाई हम आपको, ठीक है, आपको स्वशासन दे देंगे, आप अपना शासन खुद से चला सकते हो, और बल्कि आपके लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव भी रख दिया गया कि आप अपना संविधान भी अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो असंतोष क्या था? तो जापान जो था उसकी बढ़त काफ़ी बढ़ती जा रही थी, तो इसको देखते हुए अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को युद्ध के प्रयासों में शामिल करने के लिए राजनीतिक समझौता करना चाहते थे कि भारतीयों को ले जाओ, सेना में लगाओ और इनसे युद्ध में इनको लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे असंतोष भी कुछ जगह पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की 3 विशेषता बतानी है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से था और बहुत इसका विस्तार किया गया। यानी ये मंदिर जो था सदियों से अस्तित्व में था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसको और ज़्यादा बड़ा बना दिया गया। ठीक है, पहले से ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया। मंदिर के सबसे पवित्र स्थल के सामने बना हुआ जो मुख्य मंडप था, वो राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। भव्य गोपुरम, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल और सुंदर गोपुरम भी बने हुए हैं। कृष्णदेव राय ने मुख्य मंदिर के सामने वाला जो पूर्वी गोपुरम था, इसका निर्माण करवाया था, जो विजयनगर की स्थापत्य कला के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसमें गोपुरम क्या होता था? गोपुरम जो होता था, ऐसी स्ट्रक्चर होती थी बहुत बड़ी, बहुत ऊंची, जो कई किलोमीटर दूर से दिख जाती थी। ठीक है, इस तरीके का गोपुरम बनवाया गया था। धार्मिक महत्व और देवता को देखें तो इसमें भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष जो थे इनको समर्पित था, और विजयनगर के शासक जो थे इन्होंने इनको शासकों का संरक्षण देवता इनको माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ये काफी हद तक जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, तो उसमें जो इक्ता प्रणाली थी उससे मिलती जुलती थी। विशेषता क्या है? अमरनायक कौन थे? सबसे पहले ये जानो, ये होते थे सैनिक कमांडर। तो इनको राय, राय कौन होते थे? जो विजयनगर के शासक होते थे उनको, वो अपने आप को राय कहलवाते थे। तो राय क्या करते थे? इन सैनिक कमांडरों को क्षेत्र दे देते थे कि इस क्षेत्र में जाओ, यहाँ पे तुम शासन व्यवस्था करो और यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करो। ठीक है, तो ये प्रशासन के लिए इनको क्षेत्र दे दिया जाता था, इलाका दे दिया जाता था। फिर इनका काम क्या होता था कि ये किसान, शिल्पकार, व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे और अन्य प्रकार के कर वसूलते थे। राजस्व का एक हिस्सा तो अपने पर्सनल व्यक्तिगत खर्च के लिए, बाकी घोड़े, हाथी और जो सेना का जो रख रखाव है उसके लिए पैसा लगा देते थे। ये दल, जब विजयनगर शासकों को सैनिकों की आवश्यकता होती थी, मान लो उनको कोई युद्ध लड़ने जाना है, सेना चाहिए, उनके पास खुद की सेना थी लेकिन अगर एक्स्ट्रा में सैनिक चाहिए, तो वो सैनिक कमांडर जो होते थे ये इनको क्या करते थे? ये उनको सैन्य सुविधा जो है, सर्विस जो है, ठीक है, सेवा जो है ये देते थे, सैन्य सेवा भी देते थे
ये उन पे नियंत्रण भी रखते थे। राय राय क्या करते थे, राय इन पे कंट्रोल करते थे और इनका ट्रांसफर भी कर सकते थे, यानी कि मान लो किसी को एक क्षेत्र दे रखा है तो वो उसको किसी दूसरे क्षेत्र को भी दे सकते हैं कि आप यहाँ पे जाके शासन करो। तो इस तरीके से वो उन पे कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी दिखाते थे। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध यात्री विद्वान अल बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कृति थी। ठीक है, यानी किताब उल हिंद जो है ये किसके द्वारा, 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री जो था अल बिरूनी उसके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। स्पष्ट भाषा थी, सरल भाषा थी। और ये जो ग्रंथ है अरबी भाषा में लिखा गया है, इसकी भाषा सरल है, स्पष्ट है। विषय विस्तार, कहने का मतलब है कि 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है धर्म के बारे में, फिलॉसफी दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, ठीक है, रीति रिवाज हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, सब चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। और लिखने की एक विशिष्ट शैली थी। विशिष्ट शैली यानी एक अलग नया स्टाइल अपनाया गया। शुरुआत में क्वेश्चन पूछता था अलबेरूनी और फिर संस्कृत परंपराओं पर आधारित विवरण देता था, उसका आंसर करता था। ठीक है, फिर भारतीय समाज का दर्पण यानी अल बिरूनी ने भारतीय समाज के बारे में जो देखा, खासकर यहाँ पे जो जाति प्रथा थी, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, इसके बारे में उसने लिखा डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो सती प्रथा को बर्नियर ने अपनी आंखों से होते हुए देखा था। तो उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि जबरन सती बनाना, यानी बर्नियर ने उल्लेख किया था कि कुछ महिलाएं खुशी खुशी सती होने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन कुछ के साथ जबरन उनको मजबूर किया जाता था, यानी जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी जला दिया जाता था। ठीक है, ये अमानवीय दृश्य है, यानी कि बर्नियर ने एक हृदय विदारक घटना का वर्णन किया है कि एक 12 साल की उसने लड़की देखी थी विधवा, उसको सती होते हुए देखा था और उसने देखा था कि लड़की जो है आग की लपटों से बहुत डर रही थी, रो रही थी, लेकिन ब्राह्मण और परिवार के सदस्यों ने उनको जबरदस्ती क्या हुआ, जलती चिता में बैठा दिया। तो इस तरीके की चीज़ें उसने देखी थी जो उसने यहाँ पे बताया है। फिर सामाजिक क्रूरता, उसने ये भी नोट किया कि समाज का एक हिस्सा जो था वो इस क्रूरता को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखता था, जबकि बर्नियर के लिए महिलाओं के प्रति गहरे अन्याय और क्रूरता का प्रतीक था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने इसके बारे में बताया है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों का महत्व कोई 3 बिंदुओं से आपको बताना है। तो सिक्के का इस्तेमाल जो था ये व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। चांदी तांबे के आहत सिक्के जो थे ये सबसे पहले ढाले गए थे और सोने के सिक्के बड़े पैमाने पे प्रथम शताब्दी के आसपास कुषाण जो राजा थे उनके द्वारा जारी किए गए थे। सोने के जो सबसे बेहतरीन जो शुद्ध सोने के सिक्के होते थे वो गुप्त शासक जो थे उनके द्वारा चलाए गए थे। तो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण थे व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की कोई 3 विशेषता बताओ। धम्म में बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, अहिंसा का पालन करना, दास और सेवकों के प्रति दयावान होना, ये सारी बातें बताई गई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत का बारे में आपको बताना है। तो जैन साधु और साध्वी के लिए 5 व्रतों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि अहिंसा का पालन, ठीक है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, सत्य यानी सब हमेशा सत्य बोलना है, झूठ का परित्याग करना, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना है, ठीक है, और अपरिग्रह इसका मतलब है धन या संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप के बारे में आपको बताना है। तो सांची के स्तूप के बारे में बता सकते हो, एमपी में है। भरूच बता सकते हो, भरूच का स्तूप भी एमपी में है। अमरावती बता सकते हो, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकास प्रणाली जो थी इसकी नगर योजना की ओर संकेत करती है। बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली जो थी वो बिल्कुल समृद्ध थी। नालियाँ जो थी मिट्टी और गारे और जिप्सम से, ठीक है, बनाई गई थी। बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था ताकि बाहर की चीज़ उसमें ना गिरे। जब सफाई करनी होती थी तो क्या करते थे, नाली का पत्थर उठा के साफ कर देते थे। छोटी नालियाँ जाके बाहर बड़ी नालियों से मिल जाती थी। पहले नाली और सड़क बनाई गई थी, बाद में अगल बगल घर बनाए गए थे, यानी पूरा प्लान करके बनाया गया था। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि यस हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये नियोजित शहरी केंद्र था। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, ऊंचा शहर, निचला शहर, जिसको दुर्ग और निचले शहर के नाम से हम जानते हैं। फिर दुर्ग की संरचना, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का जो प्रयोग होता था वो विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य से होता था। ठीक है, जैसे विशाल स्नानागार हो गया, ये कोई ऐसा मतलब इसका
धार्मिक पर्पज में स्नान किया जाता था यहाँ पे। माल गोदाम जैसी इमारतें हो गई हैं, ठीक है। निचला शहर की बात करें तो ये आवासीय था, यानी रेजिडेंशियल था, यहाँ पे लोग रहा करते थे, आम नागरिक रहते थे। फिर विशाल स्नानागार, आप जानते हो कि एक आयताकार जलाशय था, चारों साइड उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें नीचे उतर सकते थे। कोई धार्मिक अनुष्ठानिक स्नान के लिए ही इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। फिर जल निकास प्रणाली यहाँ पे बेहतरीन थी, सड़कें ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी, नालियाँ भी छोटी नाली बड़ी नाली से मिल जाती थी। तो ये सारी बातें हम पहले से पढ़ चुके हैं। फिर आप आंगन के बारे में बता सकते हो कि घर होता था, प्रत्येक घर में एक केंद्र केंद्र में एक आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हो। और ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, यानी घर में जो नीचे की दीवारें होती थी, जो ग्राउंड फ्लोर होता था, यहाँ पे खिड़की वगैरह नहीं बनाते थे ताकि कोई ताक झांक ना कर सके, ठीक है। और दरवाजे से भी, अगर मुख्य द्वार से भी कोई अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से इनकी घर की बनावट होती थी कि अंदर कुछ दिख ही नहीं सकता था। फिर आप अनाज के भंडारण के बारे में बता सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है, कोई भी बता दो। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई दो प्रमुख संतों के बारे में बताओ। तो कबीरदास के बारे में आप बता सकते हो कि परम सत्य को इन्होंने इस्लामिक और वेदांत दोनों के हिसाब से देखा है। इस्लामिक नज़रिए से देखें तो ये सत्य को अल्लाह, ठीक है, खुदा, हजरत, पीर कहते थे। और अगर हम वेदांत के नज़रिए से देखें तो इसको सत्य, अदृश्य, ब्राह्मण, अलंक, ठीक है, इस तरीके से देखा करते थे। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है, मूर्ति पूजा को। और बहुदेववाद जो होता है उसकी भी इन्होंने आलोचना करी है। और कबीर जो थे निराकार ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते थे। तो ये तो हो गए कबीरदास। गुरु नानक देव के बारे में बता सकते हो कि ये गुरु नानक देव जो थे ये भी निराकार ईश्वर की उपासना की बात करते हैं। बाहरी आडंबर, ये जो जैसे धार्मिक स्नान वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को नहीं मानते, यज्ञ वगैरह को। जातिगत भेदभाव का भी इन्होंने विरोध करा है कि जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, ठीक है। नाम स्मरण करना, इन्होंने एक सिंपल तरीका बताया कि अगर हमें ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की पूजा करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। उसके लिए हमें यज्ञ वगैरह या अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो सूफी मत इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी आंदोलन था, जिसमें बाहरी आडंबरों की बजाय ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति पे ज़्यादा बल दिया जाता था। ईश्वर के प्रति प्रेम की बात करें तो देखो, सूफी संत का मानना था कि ईश्वर के प्राप्ति अगर कठोर नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट भक्ति के माध्यम से ही हो सकती है, ठीक है। मानवता की सेवा की बात इन्होंने करी है। फिर पीर मुरीद परंपरा थी सूफी मत में, पीर यानी गुरु, ठीक है, और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में सबसे ऊपर माना जाता था। और मुरीद जो होता था वो शिष्य होता था, यानी पीर और मुरीद यानी गुरु और शिष्य, ठीक है। ये परंपरा यहाँ पे थी। सादा जीवन जीते थे और लग्जरी लाइफ को त्यागते थे, लग्जरी लाइफ नहीं जीनी, बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीनी है, ठीक है। फिर जिक्र और समा, ईश्वर के नाम का जिक्र करने, और संगीत, आपने देखा होगा कि कव्वाली वगैरह होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ईश्वर को याद करते थे। फिर कट्टरपंथ का विरोध, इन्होंने कुरान की व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे की है। और जो उलेमा होते हैं, जो इस्लामी विद्वान होते हैं, उनके द्वारा जो थोपे गए जो कट्टर कानूनी नियम थे, उनका ये लोग विरोध किया करते थे। तो ये पॉइंट आप याद रखना, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर दोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले वाले पेपर में हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसान महात्मा गांधी को किस तरीके से देखते थे। तो वो उनको चमत्कारी शक्ति के रूप में देखते थे। उनको लगता था, एक अफवाह फैली हुई थी कि महात्मा गांधी के पास चमत्कारी शक्ति है, राजा ने उनको भेजा है, ठीक है। और स्थानीय अधिकारियों से तो ऊपर है वो, स्थानीय अधिकारी कुछ नहीं है उनके सामने। फिर आर्थिक संकट से मुक्ति, किसान ऐसा मानते थे कि गांधी जी के आने से उनके कष्ट जो हैं दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ऊंचा ऊंचा इनसे लगान लिया जाता है, जो कर्ज में दबे हुए हैं, वो सारी स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि परंपरागत पहचान, क्योंकि गांधी जी जो थे वो पहनावा कैसा रखते थे, बिल्कुल सिंपल रखते थे, धोती कुर्ता, सादे कपड़े पहनते थे। तो लोगों, किसान अपने आप से उनको जोड़ के देखते थे, क्योंकि किसान भी वैसे ही कपड़े पहनते थे सिंपल, और ये उन्हीं की तरह रहते थे, तो सब अपने आप से उनको कनेक्ट कर पाते थे। फिर विरोधियों का नाश, यानी ऐसी कहानियाँ, ऐसी अफवाहें चल रही थी कि गांधी जी की जो आलोचना करता है, उस जो विरोध करता है वो अचानक गिर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, मर जाता है, दुनिया भर की अफवाहें उस समय में फैली हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि आपको ये बताना है, ठीक है, कोलकाता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट है। मेरठ आपको उत्तर प्रदेश यूपी में मिलता है। फिर मुंबई आपको यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आपसे चेन्नई पूछा हुआ है, जो कि तमिलनाडु साइड में, आपको यहाँ पे चेन्नई देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
एक और मैप आपसे देखा दे रखा है यहाँ पे, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ और अमरावती, ये पूछा हुआ है। तो सांची जो है एमपी में है, ये बीच वाला मध्य प्रदेश है। सारनाथ आपको यूपी में मिलता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। भरूच भी आपको एमपी में मिलता है, और अमरावती आपको आंध्र प्रदेश की साइड में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मैप। तो यहाँ पे अपना जो 2024 का पेपर हो गया है, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से हुई थी, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये कालीबंगन राजस्थान से मिले, और ये रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीट हो रखा है, ये पहले भी हमने कर लिया है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण जो है उसको नेतृत्व किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? वी.एस. सुखतांकर। कौन थे ये एक संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है, याद रखना है, संस्कृत के विद्वान थे। बौद्ध संघ में रहने वाले जो भिक्षु होते हैं उनके लिए नियम आपको किस में मिलते हैं? तो आपको विनय पिटक में मिलते हैं। इसमें क्या है? नियम है। किसके लिए नियम है? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ठीक है, जो संघ में रहा करते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे इनके द्वारा की गई थी। ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1813 में की गई थी। अगला है क्वेश्चन कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखना है। किताब उल हिंद अल बिरूनी ने लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है, तो इसको याद रखना है। शाह जो नहर है इसकी मरम्मत शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। दक्कन का विद्रोह जो है पुणे जिले से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाही नौसेना के सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? तो 1946 में। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट जो थे चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे। धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार बताए गए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमको मैच करना था, तो रिहला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। जिनसे कामिल क्या होती थी? जो बेहतरीन फसलें होती थी, सर्वोत्तम फसलें वो होती थी। आजीवक परंपरा जो है ये मक्खली गोसाल हो जाएगा। विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है, जिसका यूज जो किया जाता था किसी विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक वगैरह लगाया करते थे। संथाल विद्रोह जो था वो सिंधु मांझी वगैरह जो है इससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि सांची की खोज कब हुई थी? आपको क्या करना है? एक वाक्य में, यानी बड़ा आंसर नहीं देना। तो ये 1818 में खोज की गई थी। वह अगला है कि कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, ठीक है, वो आदमी कौन था जो इसको शिविर नगर कहता था? तो ये फ्रांसवा बर्नियर था। उसको लगता था कि जो मुगल कालीन जो नगर हैं वो पूरे के पूरे दरबार पे निर्भर है, ठीक है, इसलिए उसने उसको शिविर नगर कहा था। खानका का कंट्रोल जो होता था वो कौन करता था? तो ये शेख, पीर और मुर्शिद जो होते थे इनके हाथ में होता था। आईने अकबरी की रचना, ठीक है, अब आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा रचित की गई है, लिखी गई है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो ये 1942 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? तो 26, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के कवि थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि आपको सत्य और असत्य बताना है, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था नेहरू लेके आए थे, सत्य है, ठीक है। सुदर्शन झील की मरम्मत राजा रुद्रदमन ने करवाई थी, ये भी सत्य है। मीराबाई के गुरु कबीरदास थे, ये असत्य है, ठीक है। कौन थे? रैदास थे, इनको रविदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी, क्या ये सही है? यस, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय महत्व की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो राष्ट्रीय महत्व 1976, ठीक है। इसके बाद है जमींदार की निजी भूमि मिल्कियत जो होती थी कहलाती थी, ठीक है, जमींदारों की निजी भूमि उनकी मिल्कियत कहलाती थी, बिल्कुल ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930, ये भी ये असत्य है, क्योंकि असहयोग आंदोलन याद करो 1922 में तो खत्म कर दिया गया था जब चोरी चोरा घटना हो गई थी, तो 1930 कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही पहचानना था अपने को। इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, हंसा मेहता, ये समिति जो थी महिलाओं के लिए इसने बराबरी के अधिकार की बात करी थी, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने क्या कहा था? तो सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका के ये भयंकर विरोधी थे, इन्होंने इसको विष कहा था, यानी ये जहर है, और अगर पृथक निर्वाचिका होगी तो कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ा, ठीक है, विभाजन हो सकता है, विभाजन का कारण बन सकता है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और उन्होंने इसको अल्पसंख्यकों के लिए बहुत गलत माना था, आत्मघाती माना था, ठीक है, और शांति और सद्भाव में कहीं ना कहीं ये बाधा पहुंचाएगी, यानी इन्होंने पृथक निर्वाचिका को बिल्कुल भी सही नहीं माना था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूची क्या है? व्हाट इज सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, केंद्रीय सूची में
ऐसे विषय होते हैं जिसपे केवल केंद्र की सरकार जो होती है वो कानून बनाती है। तो ऐसे कौन से विषय होते हैं, जैसे मान लो डिफेंस हो गया, फिर विदेश मामले हो जाते हैं, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे, ठीक है, ये सब क्या आता है, ये सब केंद्र के हाथ में आता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने क्या विचार दिए। तो पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध करते हुए जो जीबी पंत थे, इन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए ये विचार दिए थे, यानी नागरिकों को निष्ठावान होना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। फिर समुदाय के ऊपर राष्ट्र, यानी राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, सबसे ऊपर राष्ट्र होगा। और अल्पसंख्यकों का आत्मसात होना, यानी उनको अपने में शामिल कर लेना है, ठीक है, पृथक निर्वाचिका जैसी मांगों को छोड़ देना है, मुख्य धारा में आ जाना है, सबके साथ जुड़ जाना है। समाज में एकता, एकजुटता होनी चाहिए, तभी, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी समुदाय, किसी भी विचार के लोग हो, उनको एकजुट होना पड़ेगा, तभी देश मजबूत हो पाएगा, ठीक है, तभी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा। फायांस क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में फायांस जो था एक कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ था, जिसे विलासिता की वस्तु माना जाता था। निर्माण कैसे होता था, घिसी हुई रेत होती थी या बालू होता था, उसमें चिपचिपे रंग का पदार्थ, गोंद मिला दिया जाता था। फायांस से बनी वस्तु जो थी उसकी सतह जो होती थी वो चिकनी चमकदार होती थी, ठीक है, बर्तन पे जब उसका यूज़ होता था वो चमकता था, बहुत अच्छा लगता था, और ये थोड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अनुसार हम बता रहे हैं कि फायांस के छोटे पात्र जो थे वो बहुत कीमती माने जाते थे, क्योंकि उन्हें बनाना बहुत मुश्किल काम होता था, आसान नहीं होता था, इसीलिए दुर्लभ भी था, महंगा भी था, और लग्जरी में इसको काउंट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रिड पद्धति क्या होती है, तो ग्रिड पद्धति जो होती है ये आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखेगी कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली, यहाँ की सड़कें जो थी वो सब ग्रिड पद्धति पे थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है, जैसे मान लो एक सड़क ये आ रही है, दूसरी सड़क इस तरीके से जुड़ जाएगी तो 90 डिग्री पे इसको काटेगी, ठीक है, समकोण पे, तो इसको ग्रिड पद्धति यानी एक जाल बन जाता है, आप ऐसा मान लीजिए। फ्रांसुआ बर्नियर कौन था, ये फ्रांस का रहने वाला था, भारत में आया था, ठीक है, भारत में 12 वर्षों तक रहा, भारत को देखा, भारत के बारे में लिखा, और ये जो भी लिखता था, ठीक है, इसने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा, जो भी लिखता था उसमें क्या करता था, भारत की तुलना कर देता था ये यूरोप से, और भारत को दयनीय बताता था। इब्न बतूता के द्वारा पान का वर्णन कैसे किया गया है, इब्न बतूता ने पान का वर्णन करते हुए बताया कि ये अंगूर की बेल जैसा होता है, इसको इसके पत्तों के लिए उगाया जाता है, इसमें कोई फल नहीं होता, लेकिन इसके पत्तों के लिए उगाया जाता है, और इसको लोग खाया करते हैं, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नल ईरद दिव्य प्रबंधनम के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। तो नल ईरद दिव्य प्रबंधनम जो है दक्षिण भारत में अलवार संत जो होते थे इनका काव्य संकलन है, इसको वेद के जितनी वैल्यू दी जाती है, यानी इसको तमिल वेद माना जाता है, और इसका महत्व जो है चारों वेदों के समान माना जाता है। इसमें 12 जो अलवार संत थे उनके द्वारा जो रचित भजन है वो इसमें संकलन किया गया है, ठीक है। यह ग्रंथ श्री वैष्णव संप्रदाय के आधार स्तंभ है, और दक्षिण भारतीय मंदिरों के उत्सव में इसके पदों का, ठीक है, गायन अनिवार्य होता था, इसको गाया जाता था। सगुण और निर्गुण के बारे में बताना है। सगुण में क्या होता है, सगुण में हम एक मूर्त रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं, साकार रूप में, यानी इसमें भगवान का कोई रूप होता है, रंग होता है, ठीक है। आप देखते हो जैसे मंदिरों में जाते हो वहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं, तो भगवान के एक रूप होता है, तो इस रूप में, मूर्त रूप में पूजा होती है, तो इसको हम सगुण कहते हैं, ठीक है। जैसे भगवान शिव के और भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी जो पूजा हम करते हैं तो ये सब हम मूर्त रूप में करते हैं। फिर दूसरी तरफ होता है निर्गुण, जिसको निराकार रूप में पूजा की जाती है, यानी ईश्वर का कोई रूप, कोई रंग, कोई लिंग, कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, वो कण कण में ईश्वर है, ठीक है। तो इसमें माना जाता है कि ईश्वर हर जगह है, कोई मानवीय स्वरूप उसका नहीं होता है। मूर्ति पूजा इसमें नहीं मानी जाती है, क्योंकि मूर्ति, ईश्वर को निराकार माना जाता है तो कोई मूर्ति ही नहीं बनाई जा सकती उनकी, ठीक है। तो जैसे कबीर, गुरु नानक देव वगैरह वो इसको मानते थे। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, तो ये राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी इसको कहा जाता है, तालीकोटा युद्ध को, ये 1565 में हुआ था, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसमें विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व जो था राम राय के द्वारा किया गया था, और दक्कन के सल्तनत की जो संयुक्त सेना थी इनसे लड़ाई हुई थी। लड़ाई किस किस से हुई थी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों एक साथ हो गए थे, और इन्होंने विजयनगर पे धावा बोल दिया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को देखे तो इसमें बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए, ठीक है, और इनको खूब लूटा गया, विजयनगर को नष्ट कर दिया गया, यहीं से विजयनगर की पतन की शुरुआत हो चुकी थी। अमरनायक में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। खुदकास्ट क्या होते हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ आई थिंक सबसे पहले पेपर में, खुदकास्ट जो, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी, तो मुगल काल में जमा और हासिल का मतलब था, जमा का मतलब था कि ऐसी राशि जो निर्धारित की गई है, यानी कि जब किसी टैक्स का आकलन किया जाता है तो जो अमाउंट बनता है उसको जमा कहा जाता है, लेकिन हासिल होता है एक्चुअल, यानी वास्तव में वसूली गई राशि की कितना हमको मिला है, ठीक है।
सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून के अनुसार यदि कोई जमींदार स्तंभरारी बंदोबस्त के तहत निर्धारित तिथि तक अपना जो टैक्स है वो नहीं दे पाता, जमा नहीं करा पाता, तो उसको कठोर सजा मिलती थी। कठोर सजा क्या थी? अब कठोर सजा का मतलब ये था कि उसकी जमींदारी की नीलामी होगी, यानी उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता था। जोतदार कौन थे? जोतदार बंगाल के धनी किसान थे जो 18वीं शताब्दी में काफ़ी मजबूत हो रहे थे और गांव में इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती थी। ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक होते थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार पे इनका पूरा कंट्रोल होता था। गांव में ही रहा करते थे। ठीक है, गांव में ही रहते थे। किसानों पे, गरीब लोगों पे सीधा इनका प्रभाव होता था। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवध जो है ये बंगाल आर्मी की पौधशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश सेना में बंगाल रेजिमेंट के जो ज़्यादातर सिपाही जो थे वो इसी क्षेत्र से आते थे, यानी मैक्सिमम जो सिपाही थे वो यहीं के होते थे। ठीक है, इन सिपाहियों के परिवार जो थे वो गांव में रहते थे, जिससे सैनिक और किसानों के बीच में गहरा संबंध बना हुआ था। इसी कारण जब अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया तो यहाँ सिपाही और आम जनता ने भी मिलकर 1857 के विद्रोह में तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये लंदन में हुआ था। विजयनगर की जल संरचना के बारे में बताना है। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक कुंड बनता था और यहाँ से पानी मिल जाता था विजयनगर साम्राज्य को, क्योंकि वहाँ से ये पानी को ले जाते थे। ठीक है, फिर हौज, इन्होंने नदी की जल धाराओं के साथ साथ हौज बना दी थी। तो हौज से ये पानी क्या करते थे? बांध बनाकर उसको रोक के हौज में पहुंचा देते थे। कमलपुरम जलाशय 15वीं शताब्दी के आसपास ये महत्वपूर्ण हौज था। इसमें जलाशय के पानी से न केवल आसपास के खेतों की सिंचाई होती थी बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाते थे। हिरिया नहर की बात करें तो ये विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख नहरों में से एक थी। तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। ठीक है, तो हिरिया नहर से भी इनको पानी मिल जाता था। महानवमी डिब्बा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि के बारे में बताना है। और अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई थी? सहायक संधि जो थी, ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा थोपी गई थी। इसमें क्या होता था? इसमें शर्तें ये होती थी कि जिस पे ये संधि थोप दी जाती थी वो उसको ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी अपने यहाँ पे रखनी पड़ती थी अपने खर्चे पे। ठीक है, फिर सेना का रख रखाव यानी उसका पूरा मेंटेनेंस खर्चा जो होता था उसको खुद ही देना पड़ता था। ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति, नवाब के दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट तैनात हो जाते थे और वो किसी दूसरे से कोई संधि भी नहीं कर सकता है। अगर किसी से युद्ध लड़ना है तो युद्ध भी नहीं लड़ सकता, अंग्रेजों से परमिशन लेनी होती थी। तो कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता था उनको अपने, ठीक है, अपने आधार पे। अगला है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया? तो इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया, कानून में बदलाव कर दिया। मार्शल लॉ यानी सेना को पावर दे दी कि आप विद्रोही को पकड़ो, फांसी दे दो, ठीक है, उसे गोली मार दो, जो करना है कर दो। कानून में बदलाव किया गया और सीधा मृत्यु दंड, यानी एक ही सजा कर दी गई कि जो भी मतलब पकड़ा जाएगा विद्रोही उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सैन्य घेराबंदी की गई दो तरफ से, दिल्ली कानपुर की तरफ से, और आक्रमण किया गया। वहां से इन्होंने बाहर से भी क्या करा? बाहर से भी इन्होंने सेना मंगा ली, ब्रिटेन से सेना टुकड़ी मंगा ली। दमनकारी नीति अपनाई, यानी विद्रोह को दबाने के लिए गाँव को जला दिया गया, लोगों को सरेआम फांसी दे दी गई ताकि लोग दहशत में आ जाएं। फूट डालो राज करो की नीति, इन्होंने क्या करा? जमींदारों को और अन्य जो अमीर लोग थे उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। तो ये कुछ तरीके थे। फिर ये भी हम कर चुके हैं, संपत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, गतिशील ग्रंथ भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वैष्णववाद का अर्थ बताना है। तो इसमें क्या होता है? भगवान विष्णु को माना जाता है, उनके अवतारों की पूजा की जाती है। तो अवतारवाद की संकल्पना, यानी इसमें माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तो भगवान जो होते हैं अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। ठीक है, अवतारवाद को पूजा किया जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बातें होती है और अलग अलग क्षेत्र में, देश में उनको अलग अलग रूप से पूजा जाता है। ठीक है, मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, कई जगह पे मानवीय और पशु के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया? इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि जब ये स्तूप मिला था तो लोग जो यहाँ से पत्थर वगैरह कीमती होते थे सब ले जाते थे, कोई भी इसको संरक्षण नहीं दे रहा था, यानी किसी ने इसका संरक्षण नहीं किया। तो जिसकी नज़र में आया सब ने इसको लूटा, यानी कोई ना कोई यहाँ से पत्थर वगैरह उठा के ले जाते थे। ठीक है, और म्यूजियम में रखने के लिए या कहीं पे भी रखने के लिए या यूज़ करने के लिए, तो इसलिए ये नष्ट हो गया। महाजनपदों की विशेषता क्या थी? कि यहाँ पे प्रत्येक महाजनपद में राजाओं का शासन होता था। ठीक है, शासन व्यवस्था ज़्यादातर राजा का, लेकिन गण और संघ नाम के जो प्रसिद्ध राज्य थे यहाँ पे लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति समूह का राजा कहलाता था। किलेबंदी होती थी, उनकी अपनी राजधानियाँ होती थी महाजनपदों की।
ठीक है, उनके पास अपनी सेना होती थी, नौकरशाही होती थी, पूरा का पूरा सिस्टम होता था, धर्म शास्त्रों का निर्माण होता था, शासक के लिए वो रूल मान्य होते थे, लोगों को वो रूल मान्य होते थे, राजस्व लोगों से इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, लोहे का प्रयोग बढ़ रहा था। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर अभिलेख जो होते हैं उसकी साक्ष्य सीमा बतानी है। अभिलेखों की साक्ष्य सीमा क्या है, यानी क्या कमी होती है। कई बार अभिलेख टूट जाते हैं, कई बार उसमें जो अक्षर होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, यानी अक्षर पढ़े नहीं जाते हैं, या फिर कई बार पूरे अभिलेख नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। कुछ बार तकनीकी सीमाएं होती है कि मान लो अक्षर लिखे हुए हैं, हल्के ढंग से उत्कीर्ण है, नहीं समझ में आ रहे हैं, अक्षर लुप्त हो गए हैं, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअल उसका अर्थ नहीं, यानी वास्तविक उसका क्या अर्थ होता है ये नहीं पता लग पाता है, ठीक है। पक्षपात वाला दृष्टिकोण होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर वीर शैव परंपरा। इसके बाद राजा जो है सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सूफी जो संत होते थे इनका अपना एक बहुत बड़ा बेस होता था, यानी बहुत सारे लोग जो थे इनके पास आते थे, इनको सम्मान से देखते थे, इनसे मिला करते थे, मध्यस्थता करवाया करते थे। तो राजा कहीं ना कहीं इनका समर्थन चाहते थे। अगर ये राजा को समर्थन दे देते हैं तो पूरी तरीके से उनका जो शासन है वो वैध हो जाएगा, ठीक है, जायज़ हो जाएगा। तो उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है, तो इसलिए ऐसा करते थे, ठीक है, जनता के बीच में लोकप्रियता के कारण, क्योंकि जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते थे। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। फिर ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैप की बात करते हैं। तो मैप में आपको लोथल, वाराणसी, अमरावती, दिल्ली बताना है। तो दिल्ली देखो, बिल्कुल छोटा सा दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है। और वाराणसी आपको यूपी में भी दिखता है, आप यहाँ पे देखोगे। लोथल आपको गुजरात में दिखेगा, ठीक है, गुजरात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गुजरात। और अमरावती आपको यहाँ आंध्र प्रदेश में दिखता है, ठीक है। इसके बाद एक और मैप है, तो इसमें हम देखें तो धौलावीरा आप गुजरात में बताओगे, उज्जैनी मध्य प्रदेश की तरफ, लखनऊ आपको यूपी में दिखेगा, गया जो है आपको बिहार में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये 2023 का पेपर भी हो जाता है कंप्लीट। 2022 के क्वेश्चन पेपर को एक बार बहुत ध्यान से देखिए। देखो, पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो आप देखोगे, देखो सातवाहन तो होगा नहीं, कुषाण भी नहीं होगा, यहाँ पे चेदी भी नहीं होगा, मगध ही होगा, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा मगध। फिर कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है। तो जो सातवाहन शासक थे इनको इनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये भी हमने पढ़ लिया है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है। फिर नेक्स्ट है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में है, ठीक है। और अबुल फजल कौन थे, तो यह अकबर का दरबारी कवि था, बिल्कुल ठीक है। अकबरनामा लेखक, ये भी बिल्कुल ठीक है। आईने अकबरी का लेखक, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे सिंधु सिद्धू मांझी हो जाएगा। फिर सेंट जॉर्ज किला जो है मद्रास, ठीक है, जो दक्षिण भारत में जो मद्रास क्षेत्र होता था, ठीक है, आज के समय में तमिलनाडु और ये सब क्षेत्र आ जाते हैं, यहाँ पे स्थित था। फिर चंपारण सत्याग्रह जो था ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कुरु महाजनपद की राजधानी जो थी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश हैं। सुल्तान शाह बेगम जो थी भोपाल की शासिका थी। बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान पेपर है। इसके बाद बात करते हैं खालिस्तान। देखो ये थोड़ा ना, मतलब समझ जाओ बस देख के, अब मैं क्या ही बोलूं आपको समझ में आ जाएगा। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वी एस सुकथांकर, ये वी एस सुकथांकर है जो कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। विनय पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षा यानी कि नियम आवली है। सिंह शीर्ष, ये सारनाथ में आपको शेर का शीर्ष दिखता है। रैयतवाड़ी क्या थी, रैयतवाड़ी औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। फिर ये क्या है, अमीर खुसरो है, ठीक है। अमीर खुसरो जो है ये मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक हैं। शंकर देव जो थे ये कीर्तन और सत्संग, यस, कीर्तन और सत्संग, ठीक है, ये था। तो चलिए इस तरीके से आपको मैच करना है। फिर आगे जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको आंसर करना है। तो लिंगायत जो थे ये किसकी पूजा करते थे, भगवान शिव की करते थे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी निर्माण जो है ये अकबर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये क्या था, 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया था। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रॉबर्ट क्लाइव था इसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का आंदोलन है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती बल्कि सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ये किसने कहा था, ये नेहरू ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
फिर आपको सत्य असत्य बताना है। औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से दशकीय जनगणना 1881 से शुरू हुई, क्या ये सत्य है? बिल्कुल ठीक है, हर 10 साल बाद यहाँ पे जनगणना होने लगी। फिर 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था, ये भी ठीक है। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने करी है, बिल्कुल ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी, ये भी बिल्कुल ठीक है। दांडी मार्च 1930 में सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल गलत, ठीक है। दांडी गांधी जी आएगा, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बताने हैं। तो अशोक के सिक्के और अभिलेख जो हैं ये हो जाएंगे, चाणक्य की अर्थशास्त्र ये भी हो जाएगी, मेगस्थनीज की इंडिका हो जाएगी, और जैन बौद्ध साहित्य हो जाएगा, ठीक है। इनसे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी। मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बताने। तो देखिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और इनकी राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। तो राजधानी को तो बिल्कुल अलग कर दो, पाटलिपुत्र याद कर लो। अब मैं 4 प्रांतीय केंद्र बताता हूँ। तो इसमें तक्षशिला हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा, तोसली हो जाएगा, सुवर्णगिरी हो जाएगा, ठीक है। बहिर्विवाह क्या होता है? ये ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, यानी अपने गोत्र से बाहर वाले गोत्र में शादी करना। फिर अंतर्विवाह क्या होता है? अपने ही गोत्र में शादी कर लेते हैं, ये गलत है, ये हो जाता है। फिर महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। महावीर जी की कोई 2 शिक्षा बतानी है। अहिंसा का पालन करना, कर्म और पुनर्जन्म चक्र, यानी जैन दर्शन ये मानता है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो होता है व्यक्ति के कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। त्याग तपस्या, इसकी हमें आवश्यकता होती है, ये सारी बातें बताई गई है। अहिंसा का हमको पालन करना है, पेड़ पौधों जानवर कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको नहीं मारना है, हर चीज में ये लोग जीवन मानते हैं। फिर जैन धर्म जो था, इसके 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत में देखें, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन इकट्ठा ना करना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अमरावती के स्तूप को हम पढ़ चुके हैं, वैष्णववाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जगन्नाथ मंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं करईकाल अम्मैयार की। तो ये जो दक्षिण भारत में प्रमुख महिला संत होती थी, ठीक है। और नयनार संत, ये शिव भक्त यानी भगवान शिव की भक्त हैं, और शिव भक्त के समूह से संबंधित है ये। कठोर तपस्या का इन्होंने मार्ग अपनाया था। इन्होंने अपने आराध्य शिव को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को त्याग दिया, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। परंपरा के अनुसार इन्होंने शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए राक्षसी का रूप धारण करने की प्रार्थना की, ताकि वो सांसारिक सौंदर्य के बंधनों से मुक्त हो जाएं, ठीक है। सामाजिक चुनौती, उस काल में जब धार्मिक नेतृत्व मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होता था, ऐसे में पितृसत्तात्मकता को एक तरीके से चुनौती दी इन्होंने। और बहुत फेमस महिला संतों में ये आती हैं, इनका नाम, ठीक है, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनकी रचनाएं भक्ति के गहरे भावों से ओतप्रेत थी, और आज भी दक्षिण भारत में, साउथ में, इनकी जो धार्मिक जो गीत वगैरह हैं इनको गाए जाते हैं, ठीक है। राजा शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्राचीन भारत में आप देखो तो शासन जो होता था वो राजाओं का होता था, ठीक है। गण और संघ में तो कई लोगों का समूह शासन करता था, जिसमें सभी को राजा कहा जाता था। राजा के पास सत्ता होती थी, वो टैक्स इकट्ठा करता था, ठीक है, बड़े डिसीजन लेता था। तो ये सब राजा के काम हो जाएंगे। बुकानन कौन था? ये एक अंग्रेज अधिकारी था। ये सर्वेक्षक के तरीके से काम करता था, अलग अलग जगह पे जाता था, घूमता था, वहां पे देखता था कहाँ पे भूमि उपजाऊ है, कहाँ पे कीमती पत्थर है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे जंगल को काट के खेत बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी ये अलग अलग जगह पे, खासकर राजमहल की पहाड़ियों पे जाके सर्वेक्षण करता था, और वहाँ की भू आकृति, वहाँ की वनस्पति, खनिज, वहाँ के संसाधनों के बारे में लिखा करता था, अंग्रेजों को बताता था। और कंपनी के दृष्टिकोण, यानी इसको पहले से पता था कि इसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के लिए काम करता था, संसाधनों की खोज करने का काम करता था। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन में हिल स्टेशन यानी जो पर्वतीय सैरगाह होते थे, इससे क्या अभिप्राय है? तो देखिए, अंग्रेजों ने पर्वतीय क्षेत्र जो थे यहाँ पे व्हाइट टाउन बसाए थे, यहाँ पे ये रहा करते थे। पूरा एक तरीके से आप मानो कि साफ सफाई से लेके हर चीज, रोड सड़कें सब इन्होंने वहाँ पे बनवाई थी, क्योंकि ये जहाँ से आए थे अंग्रेज, वहाँ पे ठंडी जलवायु होती थी, ठीक है, और भारत की गर्म जलवायु में रह पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। तो ये कहाँ चले जाते थे? पहाड़ों में चले जाते थे, पहाड़ी एरियो में चले जाते थे, हिल स्टेशन में चले जाते थे, ताकि वहाँ पे इनको ठंडक महसूस हो, ठीक है। मुंबई कितने द्वीपों का शहर है? तो ये 7 द्वीपों का एक शहर था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताए?
तो आत्मनिर्भरता को दिखाता है ये, गरीबों के लिए पूरक आय यानी गरीबों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है यहाँ से। श्रम की गरिमा यानी जो हम काम करते हैं, हाथ का काम करते हैं, उसको उसको मतलब सम्मान के नजरिए से दिखाता है। समानता का प्रतीक है, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को मिटाने का एक जरिया है। इस तरीके से इन्होंने चरखे को दिखाया, यानी एक प्रतीक के रूप में दिखाया है। अगला है कि गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। तो ये इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी, और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, इन्होंने एक नमक तोड़ा था। और गुजरात के समुद्र तट पे दांडी यात्रा करी थी, वहां जाके इन्होंने कानून को भंग किया था। ये हमने कर लिया है। बी एन राव को होते, तो बी एन राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। प्रारूप तैयार होता था, उसका कच्चा मसौदा जो होता था उसको देखते थे ये, बाद में प्रारूप समिति को भेजते थे विचार विमर्श के लिए, ताकि उसको फिर फाइनल किया जाए, ठीक है। फिर आर्टिकल 356 ये नहीं कराऊंगा, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। इस पे हमने क्वेश्चन जो था ये पहले के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं, तो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी हिंदुस्तानी भाषा। और भारतीय जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इसको बोलता था, समझता था। इसमें अलग अलग प्रकार के शब्द आ गए थे, अरबी फारसी के शब्द भी आ गए थे, ठीक है। और हिंदी संस्कृत के शब्द तो थे ही। बहुसांस्कृतिक भाषा होने के कारण सभी चाहते थे कि हिंदुस्तानी को भारत में क्या बना दिया जाए, यहाँ की मुख्य भाषा बना दिया जाए, ठीक है। लेकिन साउथ के लोग जो थे इसको थोड़ा इसके खिलाफ थे। सिक्के के बारे में हमने कर लिया है क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की भारतीय इतिहास का प्रमुख काल क्यों माना जाता है। अ, तो मौर्य शासन में अगर हम देखें तो ये प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासन था, जो बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। आप उधर अफगानिस्तान से देखोगे, अफगानिस्तान तक, और भारत में कर्नाटक, नॉर्थ इंडिया और आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ क्षेत्र था। अशोक ने क्या करा, अशोक ने लंबे समय तक यहाँ पे शासन चलाया, अपने शासन क्षेत्र को मजबूत किया। अभिलेखीय साक्ष्य जो मिले हैं उससे पता लगता है। फिर मौर्य जो शासक थे कुशल शासक थे, ठीक है, ये इसके बारे में हमें अभिलेखों से पता लगता है। कला और वास्तुकला, मूर्ति, सिक्कों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, स्तंभों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थल बताने हैं। तो लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई यानी इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता बताओ। तो गांव की जो पंचायत थी, ठीक है, ग्रामीण समुदाय में गांव में पंचायत का बहुत बड़ा रोल होता था। ये बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, और यहाँ पे आम तौर पे लोग जो थे रहा करते थे, पुश्तैनी अधिकार थे। पंचायत में भी विविधता होती थी, हर जाति की अपनी अलग पंचायत भी होती थी, ठीक है। यहाँ पे पंचायत का मुखिया जो होता था वो हेड होता था, सबको पंचायत का फैसला मानना होता था। और अगर कोई पंचायत का फैसला नहीं मानता है तो उसको जाति से निकाला जा सकता था, गांव से निकाला जा सकता था, बैन किया जा सकता था, ठीक है। पंचायत जो होती थी वो गांव के आम आमदनी का खर्चा हिसाब विसाब पूरा रखा करती थी। और ये सब मुखिया की निगरानी में हिसाब किताब बनता था। पंचायत का पटवारी जो होता था वो मुखिया की हेल्प करता था। जो भी शादी होती थी उसमें मुखिया जाता था, उसकी मौजूदगी में ही होता था। ये देखा जाता था कि सभी अपनी जाति के हदों में रहे, अपनी जाति को, ठीक है, अपनी जाति के नियमों को मानते रहे। तो ये सारी चीजें थी। बाकी ये बहुत बड़ा आंसर है, इतना बड़ा आपको बताने की जरूरत नहीं है। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति बतानी है। तो कृषि समाज में महिलाएं जो थी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई का काम करती थी, फसल से दाना निकालने का काम करती थी। पश्चिम भारत में जो रजस्वला महिला होती थी यानी पीरियड के दौरान अगर हम देखें तो उनको कुम्हार का हल, सॉरी, कुम्हार का चाक और किसान का हल वगैरह छूने की परमिशन नहीं होती थी, ठीक है। बंगाल में अगर पीरियड हो किसी महिला के तो पान के बागान में उनको घुसने की परमिशन उस दौरान नहीं होती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने और मिट्टी को साफ करने, गूंथने, कपड़ों की कढ़ाई, दस्तकारी, ये सारे काम जो थी फीमेल किया करती थी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो श्रम था वो महिलाओं, जो उत्पादन था वो महिलाओं के श्रम पे भी निर्भर था, क्योंकि महिलाएं खूब मेहनत किया करती थी, ठीक है। जितना ज्यादा वाणिज्यिकरण किसी चीज का होता था महिलाओं की उतनी ही ज्यादा वहां पे डिमांड हो जाती थी, क्योंकि महिलाएं काम करती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पे खेतों में जाके काम भी करती थी, बाजारों में भी जाती थी काम करने, ठीक है। तो ये बताना था। कैबिनेट मिशन हम कर चुके हैं डिस्कस। और महात्मा गांधी के सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए, तो अकेले ही दंगों के बीच में चले गए महात्मा गांधी। सबसे इन्होंने अपील करी कि लड़ाई झगड़ा दंगा बंद करो, शांति से रहो, ठीक है। इन्होंने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया, कि अनशन पे बैठ गए, अनशन का सहारा लिया ताकि जो दंगे हैं वो रुक जाए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। हिंसा का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो ये बातें हैं। फिर मध्यकालीन भक्ति परंपरा की कोई 4 प्रमुख संत बताने हैं।
कबीरदास बता सकते हो, नानक जी बता सकते हो, मीराबाई बता सकते हो, बाबा फरीद बता सकते हो। ठीक है, तो ये चारों हैं, आप इसको एक बार देख लो ध्यान से। कबीर को हमने पढ़ लिया, गुरु नानक को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मीराबाई के बारे में बता देता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण की भक्त थी, और ये कृष्ण को इन्होंने एकमात्र अपना पति स्वीकार कर लिया था। हालांकि इनकी शादी हुई थी, पर इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। सगुण भक्ति को मानती हैं। ठीक है, राजसी सुख सबका त्याग करा, एक विधवा की तरह रहती थी, सफेद वस्त्र धारण करके इधर से उधर भटकती रहती थी। ठीक है, फिर बाबा फरीद, ये प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्होंने मानवता, प्रेम और सादगी का उपदेश दिया था। इन्होंने, इनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र जो था, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की शुद्धता होनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करना जरूरी होता है। ठीक है, इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। अगला है कि मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री क्यों कहा जाता है? मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री, क्योंकि मीराबाई जो थी सबसे फेमस कवियत्री हैं। इनके भजनों का संकलन आज भी देखा जाए राजस्थान वगैरह में, तो बहुत ज्यादा गुजरात साइड में खूब इनका आज भी चलते हैं इनके भजन। जाति व्यवस्था को चुनौती दी इन्होंने, क्या करा, अपना गुरु जो था रैदास को चुना, जो कि एक चर्मकार थे, जाति से अछूत थे। सामाजिक नियमों का त्याग करा, इन राजसी सुख हो गया, लग्जरी लाइफ हो गई, यहाँ तक कि अपना पति अपना परिवार छोड़ दिया कृष्ण की भक्ति में। ठीक है, भगवान कृष्ण को ही अपना प्रेमी, अपना एकमात्र पति इन्होंने स्वीकार करा। इनको जहर देने का प्रयास भी किया। ठीक है, और बच गई है, महल छोड़कर भाग गई वहां से। ठीक है, वहां से चली गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, ये आपके आज के समय में पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, याद रखना, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर और होता था जो आज के समय में डिलीटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है वहां से दे रखा है, आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अब बाकी अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये उसी चैप्टर में से है। पहले ये होता था नव गौतिक शैली, नव शास्त्रीय शैली, अब वो चैप्टर डिलीटेड है एनसीईआरटी में से। ठीक है, और ये दांडी यात्रा हम कर चुके हैं, गांधी वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। मैप में आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, कानपुर आपको उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के थोड़ा आसपास इधर की साइड दिखेगा, और जमशेदपुर आपको ये बिहार के नीचे झारखंड में दिखेगा। और ये देखो, ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग यहाँ पर है। अब आप कहोगे बंगाल यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ऊपर बॉर्डर की तरफ आता है। ठीक है, दार्जिलिंग, तो ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अपना ये पेपर हो जाता है 2022 का। अब हमें करना है अगला पेपर, यानी 2021 का नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिलेबस चेंज है वहाँ पे। हम 2026 का मॉडल पेपर कर लेते हैं अभी का, यानी जो लेटेस्ट आपका 2026 का मॉडल पेपर है, मैं आपको इसका सोल्यूशन करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहर बनी हुई है। ठीक है, हड़प्पाई मोहर बनी हुई है, किससे बनी हुई है? तो ये सेलखड़ी जो पत्थर होता था, ठीक है, इससे बनी होती थी। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीम और हिडिंबा जो थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17वीं सदी में भारत आया विदेशी यात्री जो भारत में ही बस गया, तो ये मनुकी था। नेक्स्ट है कि विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री कौन था? डोमिंगो पेस। ठीक है, वह भू राजस्व व्यवस्था जिसमें सूर्यास्त विधि जो नियम होता था इसका पालन किया जाता था, तो ये स्तंभधारी बंदोबस्त था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। अब खालिस्तान देखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो पुरावस्तु क्या थी? वो मुहर थी। एकलव्य की जो कथा है, इसका वर्णन महाभारत में कहाँ मिलता है आपको? आदि पर्व में मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा था। लिंगायत समुदाय के जो धार्मिक संकलन है, कन्नड़ भाषा में किया गया था। ये अमुक्त माल्यद, ये किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, महात्मा गांधी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे, वहां पे उन्होंने अपना भाषण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है, बिल्कुल सत्य है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, ये असत्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बौद्ध ग्रंथ पे देखें तो अशोक को सबसे फेमस शासक माना गया है। ठीक है, फिर गोत्र से बाहर विवाह करना, इसको अंतर विवाह कहा जाता है, असत्य, यानी गोत्र से बाहर विवाह करना है, इसको बहिर्विवाह कहा जाएगा। ठीक है, 12 वर्षीय बालिका के सती होने की जो वर्णन है वो बर्नियर ने किया था, बिल्कुल सही है। फिर अपार एक नैनार संत थे, ये भी ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, ये भी ठीक है। जोड़ी बनानी है यहाँ पे। ठीक है, तो देवपुत्र जो है कुषाण थे, अजंता। ठीक है, कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अजंता जो है महाराष्ट्र में है। रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे। चाचर जो है ये एक भूमि का प्रकार है। ठीक है, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू आपने सुना होगा। सहायक संधि की बात करें तो अवध में। ठीक है, दांडी यात्रा की बात करें तो 1930। अब यहाँ पे देखते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रांतीय शासक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, इनके द्वारा कराया गया था।
सांची के स्तूप में तोरण द्वार की मूर्ति कला को किस जातक से लिया गया था? वेशांतर जातक से। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी। मुगल साम्राज्य में मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता था? जो गांव का मुखिया होता था। दक्कन विद्रोह कब हुआ? सन 1875। ठीक है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अब बात करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए हैं, रिपीट जो होंगे मैं आपको बता दूंगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बाट के बारे में बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे। और ये जो बाट थे, छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी से बड़ी चीजों को तौलने के लिए बाटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पितृवंशिकता हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। प्राचीन काल में जो गोत्र था, ये गोत्र को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थेरी क्या है? तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में थेरी शब्द जो है ये उन महिलाओं के लिए यूज होता है जिन्होंने आध्यात्मिक प्रगति कर ली हो। ठीक है। आध्यात्म में जो चली गई हो। परिभाषा यानी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो महिला भिक्षु होती थी, ठीक है, जिन्होंने निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त कर लिया था, उनको थेरी कहा जाता था। थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के एक हिस्से में थेरी गाथा में ऐसे ही भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। ये ग्रंथ जो है महिलाओं की सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के आधार पे, ठीक है, जो जानकारी है वो हमको प्रदान करता है। महत्व क्या है कि ये दर्शाता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी पुरुषों के समान आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने का, मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। जैन धर्म के 5 महाव्रत मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रांसुआ बर्नियर का मुगल परिवार से क्या संबंध था? तो फ्रांसुआ बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, एक यात्री था, इतिहासकार था, जो लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा था। मुगल दरबार में इसकी क्या भूमिका थी? तो ये राजकीय चिकित्सक यानी बर्नियर जो था मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र, ठीक है, दारा सिकों का निजी चिकित्सक था, डॉक्टर था, फिजिशियन था। अल बिरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था? तो ये कई भाषाओं को जानता था। ठीक है। ख्वारिज्म इसकी मुख्य भाषा थी। सीरियाई भी जानता था, अरबी भी जानता था, फारसी, हिब्रू हो गया, संस्कृत हो गया, इन सबको जानता था। ठीक है। वो यूनानी भाषा नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने यूनानी का ट्रांसलेशन अरबी भाषा में पढ़ा हुआ था, जिसमें उसने प्लेटो के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है। रायचूर दोआब से क्या तात्पर्य है? दोआब क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, दोआब क्या होता है? दो नदी जो होती हैं उसके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। दो आब, ठीक है, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दोआब शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। और विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में से देखें तो रायचूर दोआब जो था ये कृष्णा और दुगबंदरा, इन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। यह हमेशा से संघर्ष का केंद्र बना रहा, क्योंकि हर कोई चाहता था यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना, यानी इस क्षेत्र को जीतना चाहता था, क्योंकि ये क्या होता था, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो बहमनी जो सुल्तान थे वो इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे, इसीलिए उनका हमेशा विजयनगर के साथ संघर्ष रहता था। साम्राज्य का महत्व, तो विजयनगर के राजा और विजय नगर में जो मेन जो शासक रहे हैं कृष्णदेव राय, इस क्षेत्र पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं। ठीक है। और अपने कंट्रोल में काफी हद तक उन्होंने रखा भी है इसको। राक्षसी तांगड़ी युद्ध ये हमने डिस्कस कर लिया है। जजमानी भी डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के दो कारण। सबसे पहला, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व, क्योंकि जमींदार एक ऐसे लोग थे जो खेती तो नहीं करते थे। ठीक है। ये लोग खेती नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो इनकम होती थी वो खेती से ही आती थी। और बहुत बड़ी बड़ी इनके पास ज़मीनें होती थी। ज़मीनें इनके पास रखी होती थी। अपनी ज़मीन यानी अपनी मिल्कियत, अपनी संपत्ति के मालिक होते थे। ठीक है। ये मजदूरों से वहाँ पे खेती करवाते थे। और अपनी जो ज़मीन चाहे तो उसको बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, क्योंकि इनका मालिकाना हक था। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है राजस्व वसूली और राज्य सेवा। जमींदारों की हैसियत ऊंची इसलिए भी थी क्योंकि ये राज्य के लिए यानी मुगल सरकार के लिए क्या करते थे, गाँव से लगान वसूल करने का काम करते थे। और बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। इनके पास खुद की सैन्य टुकड़ी भी होती थी, घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाही, ये सब इनके पास होता था। कुदाल और हल ये प्रतीक के रूप में बताया गया। तो कुदाल का मतलब क्या है? कुदाल जो है पहाड़ी लोग जो थे उनका प्रतीक है, यानी पहाड़ी लोग जो थे, जो राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, जंगली, जो जंगलों से जुड़े हुए लोग थे, ये कुदाल का प्रयोग करते थे, खाना बदोश जिंदगी जीते थे और झूम खेती करते थे। ठीक है। हल जो था ये संथालों का प्रतीक था। ये आदर्श बासिंदे माने जाते थे। ये जमीनों को साफ करते थे, जंगलों को काट देते थे, खेती योग्य बना देते थे, हल से खेती करते थे, स्थायी कृषि करते थे। ठीक है। ये झूम खेती नहीं करते थे, स्थायी कृषि करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था स्तंभरारी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? वैसे तो हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, स्तंभरारी बंदोबस्त जो था उसमें क्या था, उसमें एक बार डिसाइड हो गया लगान, तो वो लगान जो था वो वही रहता था। और जमींदार लोग उसको इकट्ठा करते थे और अंग्रेजों को पहुंचाते थे। जमींदार नहीं दे पाते थे अगर टाइम पे,
टैक्स को तो फिर जमींदारों की संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। ये तो था इस्तमरारी बंदोबस्त, फिक्स था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये इससे अलग थी, ये दक्कन के क्षेत्र में लागू की गई थी। इसमें सीधा अंग्रेज और किसानों के बीच में समझौता था। अंग्रेजों ने क्या किया, सर्वे करवाया, जिस जमीन से ज़्यादा खेती होती है वहां से ज़्यादा टैक्स लगाया, जहाँ पे कम खेती होती है वहां से कम टैक्स लगाया। ठीक है, और हर 30 साल के बाद इसको रिव्यू भी करना था और उसको वापस से बदला जा सकता था, तो ये अलग व्यवस्था थी उससे। 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, इसके बारे में आपको बताना है बिल्कुल, क्योंकि ये जन विद्रोह इसलिए था, शुरुआत इसकी सैनिकों से हुई, लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी लोग जुड़ गए। इसमें किसान, मजदूर, गरीब आदमी, औरत, बच्चे, ठीक है, जमींदार, सभी लोग इसमें जुड़ते गए, तो सबको साथ लेकर चल रहे थे। अलग इसमें हिंदू मुस्लिम भी जुड़ गए थे, तो इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये जन आंदोलन था। फिर सहायक संधि की अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने कर लिया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब ये अवध में थोपी गई सहायक संधि, तो सैन्य शक्ति का अंत हो गया, यानी नवाब की सेना जो थी वो भंग कर दी गई। अंग्रेजों की सेना वहां पे, ठीक है, ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी वहां पे रखी गई और वो उस पर निर्भर हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव, यानी अब उसके हाथ से कंट्रोल जा चुका था। जो, ठीक है, तालुकदार भी कमजोर हो चुके थे, शासक तो वैसे भी कमजोर ही हो गया था, अंग्रेजों के हिसाब से ही अब शासन चल रहा था। नवाब जो था वो लाचार हो चुका था, केवल नाम का नवाब रह गया था, और उसके बाद सत्ता, पावर, ये कुछ भी नहीं बची थी, सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। ठीक है, फिर संविधान सभा में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये मौलिक अधिकार और उप समिति और अल्पसंख्यक समिति में शामिल थे, परामर्शदाता समिति में भी शामिल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संरक्षण इन्होंने सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई थी कि संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे हैं और संविधान के ढांचे को तैयार करने में मदद करते थे, पर्दे के पीछे काम करते थे। अलग अलग विचारधारा के लोगों के बीच में जब विवाद हो जाता था तो उसके बीच में सहमति बनाने का काम करते थे, समझौता कराने का काम करते थे। जो हमारे यहाँ पे रियासतें थी, ठीक है, 500 से ज़्यादा, यानी 565 रियासतें थी, उनको एकीकरण, विलय कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं, गोविंद वल्लभ पंत जो थी पृथक निर्वाचिका की मांग क्या था, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि तकनीक, आपको पता है ये लोग खेतों में जुताई के लिए हल और बैल का प्रयोग करते थे। जुते हुए खेतों के सबूत भी मिले हैं। सिंचाई के लिए ये क्या करते थे, ये नहरों से पानी लेते थे, नदी से पानी लेते थे, ठीक है, और कुएं से पानी लेते थे, जलाशय से पानी लेते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि, ये ऑलरेडी करा लिया हमने, कर दिया है, इसको बार बार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद और भौतिकतावाद, इसमें क्या फर्क है। तो नियतिवाद जो होते हैं वो मानते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, सब कुछ पहले से निर्धारित है, सबकी किस्मत है, किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिलेगा, यानी नियति पे विश्वास कर रहे हैं एक तरीके से। इनके अनुसार कर्म, तपस्या या दान से भाग्य को बदला नहीं जा सकता, सुख और दुख को बदला नहीं जा सकता, ठीक है, इनको भोगा ही जाता है, ऐसा ये मानते हैं। भौतिकतावादी जो है ये थोड़े अलग है, ये सोचते हैं कि ये जो प्रत्यक्ष जगत है हमारे सामने, इसी में जो है सब कुछ है, ये भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कार्यरत रहते हैं। कर्म कांड और तपस्या को व्यर्थ मानते हैं। इनके अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ शेष नहीं बचता है, इसलिए वर्तमान में सुख जो है उसी को हमें जीना चाहिए, उसी को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अमरावती, ये हमने पढ़ लिया, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया है। जल संरचना अनुष्ठ, ये मानव में डिब्बा भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये अफवाह वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अंग्रेजों के साथ किन किन व्यक्तियों और संस्थानों को नष्ट करा। तो देखो, इन्होंने साहूकारों को और महाजनों को, उनके घर और उनके बही खाते जलाए। अमीर और कुलीन वर्ग के लोगों को भी मारना पीटना शुरू करा। सरकारी भवन, सरकारी संस्थानों को इन्होंने, ठीक है, डाकघर वगैरह, उनको सबको आग के हवाले कर दिया, नष्ट कर दिया। अभिलेख जो रूम होते थे, रिकॉर्ड रूम, उनको भी जलाना शुरू कर दिया। ये हम कर चुके हैं, मगध वाला क्वेश्चन दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं करा हमने। आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, परिवर्तनकारी, क्योंकि इस समय में आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था, ठीक है, महाजनपदों का के रूप में। लोहे का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सिक्कों का प्रचलन हो रहा था, चांदी और तांबे के सिक्के जो थे वो इसी समय शुरू हुए थे। नए धर्मों और विचारधाराओं का जन्म जो है आपको इसी समय में देखने को मिलेगा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत तेजी से फैल रहे थे। और कई सारे नगर जो थे वो इस समय में डेवलप हुए। लेखन कला का विकास इस समय में हुआ, ठीक है, तो ये बातें बता सकते थे। चोल शासक, चोल शासक संतों का समर्थन क्यों चाहते थे, ये भी करा चुका हूँ, बाकी बता देता हूँ। ताकि इनको वैधता मिल जाए, क्योंकि जो संत थे उनको बहुत बड़ा समुदाय जो था वो उनको समर्थन करता था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते थे, तो लोकप्रियता मिल जाती थी, सामाजिक नियंत्रण में फायदा हो सके, ठीक है।
क्या प्रयास करे इन्होंने? इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, धातु की प्रतिमाएं लगा दी उनकी संतों की, और दान दे दिया, तो ये सब करते थे। जन आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक जन आंदोलन कैसे बना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं मैप की। हाँ, ये मैप हम सारे कर चुके हैं। भरूच जो है एमपी में है, मैंने बता दिया था, पाटलिपुत्र बिहार में, अमरावती आपको नीचे आंध्र प्रदेश में दिखेगा, लोथल गुजरात में दिखेगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये हमने इससे पहले वाले पेपर में मैप में कर लिया है। मैंने आपको वाराणसी, मेरठ, कानपुर, धौलावीरा ये सारा का सारा मैप में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पेपर खत्म हो जाता है, मॉडल पेपर। मैंने थोड़ा जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी बताने की कोशिश की है। बाकी आप मेरी वीडियोस चैप्टर की देख सकते हो, और मैंने वन शॉट वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की बना रखी है, ठीक है, मैराथन वीडियो बना रखी है, उसको देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहां से कवर हो जाएंगे। बाकी ये पेपर की वीडियो को कम से कम 2 बार देख के जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है।